सर कैमरा थोड़ा नीचे की साइड हो सकता है क्या? एक्चुअली नीचे लैपटॉप में नीचे वाला पार्ट कट जाता है। क्या हुआ? लैपटॉप में नीचे वाला पार्ट कट रहा है? सर मतलब ये सर मतलब हमेशा ही कटता है वैसे, बट आज ज्यादा ही कट रहा है। वो स्क्रीन कैमरा थोड़ा ज्यादा ऊपर की साइड है गेस। चलो आज हम थोड़ा ऊपर ऊपर लिख देंगे, ठीक है। कल अब नेक्स्ट क्लास से जो है ना करना पड़ेगा। यहाँ का कैमरा कुछ ज्यादा ही अजीब सा सेटिंग है, ठीक है, तो उसको सेट करना बहुत मुश्किल है। देखो एक मिनट, ये बताइए, ये लाइन आप लोग को दिख रहा है अभी? नहीं सर, लैपटॉप में नहीं दिख रही। नहीं सर, नहीं दिख रहा सर। फोन से दिख रहा है। अच्छा, ये भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो ये इसके ऊपर ये दिख रहा है। हाँ सर, हाँ ये दिख रही है सर, ये दिख पूरा रही नहीं दिख रहा सर, कुछ पार्ट कट रहा है। अच्छा, एक मिनट तो रुको जरा, बस एक मिनट होल्ड करो। टॉप वाला सही से दिख रहा है, सेकंड नहीं दिख रही। सेकंड में बस थोड़ा सा पीक सी दिख रही है। चलो ठीक है, वो कर देंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। गुड इवनिंग। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाइड्रोजन एटम, है ना। अच्छा, ऊपर तो दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, बोर मॉडल बेसिकली। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया गया था, बोर मॉडल से देखिए क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मतलब इसमें हम ये बताए थे कि आपको सब कुछ मेमोराइज नहीं करना है, ठीक है। यू हैव टू ओनली मेमोराइज दिस एनर्जी फार्मूला, ठीक है। तो एनर्जी का फार्मूला हमने ये बताया था आपको कि Z²e⁴ होता है, और यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और फिर यहाँ पे 2 × n²h² होता है, और फिर 4πε0 का होल स्क्वायर है। ये बेसिकली ये कैलकुलेट किया जाता है बाय अज्यूमिंग न्यूक्लियस इज इन्फिनिटली हेवी, ठीक है ना। इन्फिनिटली हेवी न्यूक्लियस, ठीक है। ये इन्फिनिटली हेवी न्यूक्लियस के लिए ट्रू है, और इसमें ये बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मान लीजिए कभी ऐसा हो जाता है कि न्यूक्लियस बोला जाता है कि इन्फिनिटली हैवी है, इन्फिनिटली हैवी बोला गया ना सब। तो न्यूक्लियस को देखिए इन्फिनिटली हैवी बोला गया है। न्यूक्लियस के अराउंड जो मूव कर रहा है वो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, ठीक है ना। मतलब ये कंडीशन सपोज करो, यहाँ दो कंडीशन है, कंडीशन ये हो गया और एक ये। अगर अच्छा, माइक ऑफ कर लो, किसी का माइक बार बार ऑन हो रहा है। एक मिनट रुको, जरा ऑफ करने दो माइक। आप लोग ऑफ रखा करो ना जब पूछना है तो। ये देखो लाटू कालीटा कौन है, ठीक है। तो देखिए अगर न्यूक्लियस इन्फिनिटली हेवी रहता है, बट इफ अराउंड द न्यूक्लियस कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मान लीजिए मूव करने लगता है, सपोज करो इलेक्ट्रॉन की जगह पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाता है, मान लीजिए म्यून आ जाता है जिसका नेगेटिव
सॉरी जिसका मास डिफरेंट है, तो यहाँ पे मास ऑफ म्यून आ जाएगा, ठीक है ना। जो भी ऑब्जेक्ट न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा होगा ना, वही मास यहाँ पे आएगा। बस क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को इन्फिनिटली हैवी होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि न्यूक्लियस इन्फिनिटली हैवी नहीं है, तो हम बताए थे कि यहाँ पे फिर रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो रिड्यूस, ठीक है। तो देखो एग्जाम में जैसे लास्ट क्लास में कुछ लोग पूछ रहे थे ना कि न्यूक्लियस को रेस्ट में बोला जाएगा क्वेश्चन में कि नहीं बोला जाएगा। तो क्वेश्चन में नहीं बोला जाएगा कि रेस्ट में है या नहीं है, आपको खुद समझना है, ठीक है। न्यूक्लियस अगर इन्फिनिटली हैवी है तब तो रेस्ट में ही रहेगा, अब इन्फिनिटली हैवी नहीं है तो रेस्ट में नहीं रहेगा। हम लोग रेस्ट और नॉट रेस्ट डिस्कस नहीं करते हैं, हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं कि इन्फिनिटली है या नहीं है। तो न्यूक्लियस अगर इन्फिनिटली हैवी नहीं रहेगा तो फिर रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट लग जाता है। तो हम बताए थे आप लोग को कि उस केस में हम लोग फिर एनर्जी ऐसे लिख देते हैं, माइनस, इसको सॉल्व करने पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है और डिवाइड बाय n स्क्वायर, और यहाँ पे रिड्यूस मास और डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा। और z का डिपेंडेंस लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, z स्क्वायर, ठीक है। तो दिस यू गेट इफ न्यूक्लियस इज नॉट इन्फिनिटली हैवी। तो म्यू जो है वो बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा होगा न्यूक्लियस के अराउंड, उसका मास और न्यूक्लियस के मास को यूज करके हम लोग ये रिड्यूस मास निकालेंगे, ठीक है ना। तो रिड्यूस मास हमेशा ध्यान रखोगे, दिस इज कैलकुलेटेड यूजिंग mass of nucleus and mass of object revolving around nucleus, ठीक है, revolving around the nucleus, ठीक है। सो मास ऑफ ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ओके, उसका यूज करके हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हेलो सर, कहाँ से स्टार्ट हुआ? बस यहीं से। सर अभी वॉइस ब्रेक हो रहा है। सपोज कर लो कि अभी हम अभी जस्ट जो है ना रिकैप कर रहे हैं, रिकैप, डिस्टर्बेंस आ रही है। ठीक है। ये सब कुछ क्लास लास्ट में कराया गया था। क्या बोल रहे हो, वॉइस ब्रेक हो रहा है? यस सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है। पर सर अभी ठीक है। इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, क्लास कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, चलो आज थोड़ी प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से ठीक हो जाएगा, ठीक है। ओके, आज हम किसी दूसरी जगह से क्लास ले रहे हैं एक्चुअली, है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। किसी दूसरी जगह से क्लास ले रहे हैं इसलिए ऐसा हुआ, मतलब आज कोचिंग से क्लास ले रहे हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे कि और कोई फॉर्मूला इसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। अगर जैसे स्पीड का क्वेश्चन आता है तो स्पीड के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी, लास्ट क्लास में हम लोग वेरियल थ्योरम बताए थे ना कि वेरियल थ्योरम ऐसा होता है, v इज इक्वल टू सम s और डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हो, और एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वेयर s जो है ना वो बेसिकली हम बताए थे कि पोटेंशियल एनर्जी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेट टू द पावर s होगा, ठीक है ना। तो इसमें बताया गया था कि हाइड्रोजन एटम के केस में अगर हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन एटम में, तो काइनेटिक एनर्जी जो लिखा जाता है, देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हम लोग लिख देते हैं माइनस ऑफ एनर्जी निकलता है, ये जो एनर्जी निकला ना उसका बस माइनस कर देना है, और पोटेंशियल एनर्जी जो निकलता है वो ट्वाइस ऑफ एनर्जी हो जाता है, ठीक है। सो दिस ओनली यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके। तो देखिए ये सब चीजें तो आप वेरियल थ्योरम जैसे ये याद रखोगे ना, इफ यू रिमेंबर दिस वेरियल थ्योरम, इसको हम लोग वेरियल थ्योरम बोल रहे थे लास्ट क्लास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरियल थ्योरम, ठीक है। तो इसको यूज करके हम लोग ये निकाल लिए थे लास्ट क्लास में। तो अब देखो आपको ये कुछ भी याद नहीं रखना है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। यू डोंट हैव टू मेमोराइज दोस थिंग्स, बस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पुट करोगे, यू विल गेट स्पीड, यू पुट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यू विल गेट द रेडियस, ओके। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पे देखो, काइनेटिक एनर्जी तो आप जान ही रहे हैं कि हाफ mv स्क्वायर होगा, ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस है बेसिकली, ठीक है ना, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जो आप लिख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर आ रहा है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट इट इज, ओके। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। किसी को कुछ पूछना है इसमें, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। लास्ट क्लास सॉरी टेस्ट आप लोग सभी लोग दिए थे कि नहीं दिए थे? टेस्ट में कुछ क्वेश्चन, हाँ टेस्ट में कुछ क्वेश्चन था जैसे टाइम ऑफ रिवोल्यूशन वगैरह का, वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया था सभी से? यस सर, कुछ हो गए थे सर, एक नहीं हुआ था, बाकी सारे हो गए। क्या नहीं हुआ था सर? हो गया था, मतलब थोड़ा सा एक में से मिस्टेक हो गई थी, बाकी सारे हो गए थे। सर वो एक एक्सीलरेशन का रेशियो निकालना था सर, हाइड्रोजन एटम में सर। हाँ, तो एक्सेलरेशन का रेशियो निकल जाएगा ना। देखो बस आपको जानते हो, देखो हाइड्रोजन एटम में हम बता रहे हैं आपको, बस एक फॉर्मूले पे फोकस करिए आप, एनर्जी के फॉर्मूले में, बाकी सारे कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है ना,
तो आपको ऐसे देखना है कि एक्सेलरेशन सर्कल, मतलब हाइड्रोजन एटम में जो ऑर्बिट है वो बेसिकली क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट है ना, दैट इज सर्कुलर ऑर्बिट। तो देखिए सर्कुलर ऑर्बिट में एक्सेलरेशन आप जानते हो कि v²/r होता है, ये आप ये लिख सकते हो। और दूसरा तरीका है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू आप चाहते हो तो फोर्स बाय मास भी लिख सकते हो, ठीक है ना, तो इस तरीके से भी लिखा सकता है। तो आप दोनों में से किसी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, तो ये ज्यादा आसान होगा। तो इससे निकालोगे ना तो बेसिकली ये हो जाएगा, देखो ZE²/4πε0 और फिर r², ये फोर्स हो गया और ये नीचे m है। तो आप देख सकते हो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू r² आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली देखो यहाँ पे एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो एनर्जी से रिलेटेड है। और तो हम जब इसको रिलेट करते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी, देखो ये फॉर्मूला है यहाँ से, ठीक है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में आएगा 1/r, यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ हो गया ना, तो पोटेंशियल एनर्जी विल गिव यू 1/, ओके। और ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी 1/r आएगा। और यहाँ से देखो एनर्जी का जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, एनर्जी के फॉर्मूले से हमें मिलता है 1/n²। अब देखिए एनर्जी के फॉर्मूले में 1/n² यहाँ पे आ रहा है, तो इससे एनर्जी के फॉर्मूले से आता है 1/n²। तो इन दोनों को, ठीक है ना, तो यहाँ से हमें पता चलता है r इज प्रोपोर्शनल टू n², ठीक है ना, r इज प्रोपोर्शनल टू n²। तो ये पता चल गया कि r इज प्रोपोर्शनल टू n²। तो r में आप n² पुट करोगे ना तो दिस इंप्लाइज दैट, हमें पता चल गया एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/n², सॉरी n⁴, क्योंकि स्क्वायर है ना, रेडियस स्क्वायर, r इज प्रोपोर्शनल टू n², तो एक्सेलरेशन जो है ना n⁴ के प्रोपोर्शनल होगा। तो उसमें हमें बोला गया था n = 1 के लिए कैलकुलेशन करने के लिए और n = 2 के लिए, ठीक है ना। तो अब एक्सेलरेशन फॉर n = 1 और डिवाइड बाय एक्सेलरेशन फॉर n = 2 करोगे ना तो बेसिकली ये आ जाएगा 2⁴ डिवाइडेड बाय 1⁴, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है ना, तो इसीलिए आंसर इसका 16 हो जाएगा, ठीक है, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो ये सभी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन का रेशियो, एंगुलर मोमेंटम का रेशियो, स्पीड का रेशियो या टाइम ऑफ रिवोल्यूशन का रेशियो, जो भी निकालना है ना, ये दीज आर बेसिक क्वेश्चन। अब टाइम ऑफ रिवोल्यूशन जैसे पूछा गया था उसमें, तो टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऐसे कर दोगे, 2πr हो गया एक रिवोल्यूशन का डिस्टेंस और स्पीड हो गया v, ठीक है। अब आपको क्वांटम नंबर से इसको रिलेट करना है, तो हम जानते हैं कि r का डिपेंडेंस से n² आएगा और v का डिपेंडेंस आप चेक करो, देखो यहाँ से, इससे चेक होगा, यहाँ से देखिए, इससे पता चलेगा आपको, देखो काइनेटिक एनर्जी से आपको v² मिलेगा और एनर्जी से मिलेगा 1/n², तो ये है, तो v इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, समझ गया ना। देखो यहाँ से v इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, यहाँ से देखो काइनेटिक एनर्जी से v² आया और e से 1/n², तो v इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो यहाँ से आप देखोगे ना, तो यहाँ से v इज प्रोपोर्शनल टू 1/n आएगा, तो ये n और ये मल्टीप्लाई होगा, t इज प्रोपोर्शनल टू n³ हो जाएगा। तो इसीलिए उसमें जो रेशियो निकालने के लिए बोला गया था ना, तो उसमें आंसर T1/T2 करोगे n = 1 और n = 2 के लिए, तो 1/8³ हो जाएगा, क्योंकि एक में 1³ आएगा और दूसरे में आएगा 2 का क्यूब, ओके, सो 1/8³ आ जाएगा आंसर, ओके। तो इस तरह से अगर कभी भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप ये इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है सर। ओके, हाँ बताइए सर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन था कि 30% पावर, उसको तो चलो डिस्कस, चलो ठीक है, पूछ लो, ठीक है, हाँ बोलो। सर 30% लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, पावर हमें 10 वोट दे रखी है, फोर्स पूछा था। हाँ, तो फोर्स का फॉर्मूला बता, पावर/c। हाँ, पावर/c किया सर, और जो 30% है उसको भी ऐड किया और जो एब्जॉर्ब हुआ 70% उसको भी ऐड किया। नहीं, आप लोग नोट्स देखते नहीं हो क्या? नोट्स में हम बताए थे ना कि जैसे मान लो ऐसा होता है, एक मिनट देखो, जैसे मान लो ऐसा हम बताए थे ना कि मान लो इंटेंसिटी आई फॉल किया, फिर इंटेंसिटी आई रिफ्लेक्ट भी हो गया, 100% रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या बताए थे, इसमें पावर जो निकालते हो आप वो I/c और 2I/c, यही बताए थे ना? यस सर। ये है 100% रिफ्लेक्शन, 100% रिफ्लेक्शन में ये था। अब आप बताइए कि इसमें अगर ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि इधर से आया इंटेंसिटी जो भी आया, ठीक है ना, उसका जो है ना 30% मतलब 0.3 आई सिर्फ रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है ना, 0.3। तो याद है बताया था कि मतलब पावर ऐसे निकालोगे ना तो I/c और 1 + R/100 हो जाएगा, ऐसे मतलब कितना परसेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे मान लो 100, R इज द परसेंटेज रिफ्लेक्टेड, ओके। देखो 100% रिफ्लेक्ट होगा तो R की जगह 100 पुट करोगे तो 100 कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, ये आ गया। तो कितना परसेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, वही यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो मान लीजिए क्वेश्चन में बोला है 30% रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ 30 लिख दो, 0.3 हो जाएगा, तो 1.3 ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें कितना परसेंट रिफ्लेक्ट बोला गया था क्वेश्चन में, कितना था?
30% सर। 30% रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो बस फोर्स निकालोगे ना तो उसमें ऐसा हो जाएगा। देखो ऐसे, मतलब फोर्स में तो आप जानते हो कि पावर बाय सी लिखते हैं, है ना, उसमें ऐसे लिखा जाता है पावर और डिवाइडेड बाय सी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। प्रेशर में बस एरिया से डिवाइड हो जाता है, तो पावर बेसिकली बाय सी लिखेंगे। तो यहाँ से पावर मतलब जैसे इसमें जो है ना पावर दिया हुआ है, मान लो हमारा क्या बोलते हैं कितना दिया हुआ था, 10 दिया हुआ था ना, यस सर। 10 वॉट है ना, तो 10, लेकिन इसमें ऐसा होगा 1 प्लस और फिर से वही आएगा R/100, तो 30% रिफ्लेक्ट हो रहा था ना, तो 30/100 और बाई सी हो जाएगा यहाँ पे, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1.3, ठीक है ना, ये यहाँ से 1.3 और डिवाइड बाई सी 3 इंटू 10⁸ तो बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा कितना आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो 13/3 हो गया और इंटू 10⁸ ठीक है, तो लगभग जो है ना 4.3 आ जाएगा ये, इंटू 10⁻⁻8 इतना न्यूटन होगा आंसर में। समझ में आया ना, लॉजिक ये था आपको अच्छा ये हम बताए थे कि नहीं बताए थे, आप लोग बताइए, नोट्स में ये बताया हुआ है ना। बताया था सर। यस सर। ठीक है, तो हम प्रेशर में बताए थे आपको, वही चीज फोर्स में पूछ दिया, तो वही लॉजिक लगाना था यहाँ पे, ठीक है ना। बस यहाँ पे जैसे इंटेंसिटी था, यहाँ पे बस पावर आ गया बाई सी, और ये वाला फैक्टर तो आएगा ही, ठीक है। ओके, तो ये इसका आंसर हो, ठीक है। अच्छा जानते हो हम मतलब जानते हो थोड़ा सोच रहे थे जैसे कि क्या बोलते हैं किस तरह से मतलब स्टूडेंट्स को, देखो बेसिकली हमें पढ़ाने से जानते हो कुछ फायदा नहीं होता है ज्यादा, ठीक है। देखो अल्टीमेटली जानते हो आप पढ़ोगे तो आप सीखोगे, आप एग्जाम में अच्छा करोगे, हम पढ़ाते रहेंगे, हम तो हमेशा पढ़ाते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट कहाँ निकलता है, ठीक है। अगर मान लो ऐसा होता ना कि अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट पढ़ाते हैं और 100 के 100 सिलेक्ट हो जाएं, तब तो बड़ी बात होगी ना। तो हम जानते हो मतलब देखो कुछ स्ट्रैटेजी हम उसके लिए प्लान कर रहे हैं ताकि मतलब अच्छा से अच्छा रिजल्ट आ सके, बेसिकली मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट हो, ठीक है। तो देखो उस प्लानिंग इस तरह से है हमारा कि हम जो है ना कभी कभी बुक ओरिएंटेड टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। जैसे कभी जैसे अभी आपका टेस्ट होता है तो हम मतलब रैंडमली क्वेश्चन, तो उससे क्या होता है कि देखो रैंडम क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उसमें आपको ये नहीं समझ में आता है कि कहाँ से प्रिपरेशन करें। तो हम जानते हो अब बुक को टारगेट करके टेस्ट लेंगे कभी कभी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो आप लोगों का टेस्ट होगा ना, ठीक है, मतलब या चलो हम ठीक है बता देंगे आप लोगों को। तो देखो जैसे हमने ये प्लान किया कि कभी हम बता दें कि हम SC वर्मा का इस चैप्टर से इस चैप्टर, क्योंकि कभी कभी बहुत बेसिक क्वेश्चन बेसिक स्ट्रांग होता है ना अगर, तो आप मतलब हायर लेवल पे बेटर कर सकते हैं। तो मतलब देखिए SC वर्मा 12th लेवल की बुक है, लेकिन कभी कभी हम देख सकते हैं कि आप इतने कैपेबल हुए कि नहीं हुए, कि SC वर्मा सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो कभी कभी SC वर्मा को मान लो हमने बोल दिया कि SC वर्मा का इस चैप्टर से इस चैप्टर तक हम टेस्ट लेते हैं, कभी इरोडोव बोल देंगे हम इस चैप्टर से इस चैप्टर तक इरोडोव का टेस्ट लेने वाले, मतलब इरोडोव का नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन देंगे तो उसका तो आप लोग देख करके आंसर लिख दोगे, ठीक है ना। हम टेस्ट जो लेंगे ना वो उसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछा जाएगा, ठीक है। हम उस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से, तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट आप उस पैटर्न को आप, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आगे टेस्ट लिया जाएगा। तो हम बेसिकली बता इसलिए रहे थे ना अभी कि ये क्वेश्चन जो है ना हम SC वर्मा की बुक से लिए थे, आप लोग चेक करके देखोगे क्या बोलते हैं SC वर्मा का जो वॉल्यूम 2 है ना उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन फ्रॉम SC वर्मा बुक, ओके, SCB। सर आप जो क्वेश्चन एग्जाम में लेते हैं नॉर्मली जितने भी अभी तक टेस्ट में लिए हैं वो सारे इन्हीं रेफरेंस बुक से ही लेते हैं कि नहीं, वो कुछ क्वेश्चन तो खुद से बना देते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग का भी नेट का जो पेपर में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था ना, EMT के 4-5 क्वेश्चन जितने भी थे, ठीक है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन किसी बुक का नहीं था, वो सब कुछ जो है ना मतलब खुद से ही हम बना करके डाल दिए थे, ठीक है। EMT के सभी क्वेश्चन मतलब कंस्ट्रक्टेड था, ओके, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो ये तो हो गया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट, सॉरी हम लोग हाइड्रोजन एटम डिस्कस कर रहे थे ना, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स और देखो इससे रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ऐसा करो एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, इस बार IIT जैम में देखो पूछा गया था, इसका आंसर जरा क्विकली बताइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं हम। सर आप थोड़ा स्लो बोल लीजिए, आपकी वॉइस कट रही है तो उसका समझ में कम आ रहा है। अच्छा वो पेपर जानते हो इन लोगों ने हटा दिया उससे, वेबसाइट से।
नहीं है। इस बार जानते हो आईआईटी जैम का पेपर, मतलब आईआईटी जैम के हिस्ट्री में सबसे खराब पेपर था। मतलब इतना खराब पेपर हमने कभी देखा नहीं। मतलब इतना इररिस्पॉन्सिबली इन लोगों ने काम किया। इसकी वजह से जानते हो कई स्टूडेंट्स को लॉस भी हुआ है, बहुत ज्यादा लॉस हुआ। ये इसका आंसर बताइए। देखिए 48 नंबर, अभी जितना पढ़ाया गया ना इससे आप आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। So 1.1 समथिंग आएगा। 1.1 नहीं आ रहा था हाँ, मतलब हाँ राउंड ऑफ करोगे तो 1 आ जाएगा। 1.009 सर, 1.09 होगा। राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस लिखा है ना। हाँ 1.09 सही बता रहे हो, ठीक है ना, 1.09 आएगा। जानते हो इस बार आईआईटी जैम में क्या किया इन लोगों ने, जानते हो 8 क्वेश्चंस का आंसर चेंज किया क्लेम करने पे। आप समझ सकते हो 8 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन तो चलो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन का आंसर चेंज कर देना बहुत बड़ी बात होती है। हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को क्लेम किए थे, 4 का आंसर चेंज कर दिया इन लोगों ने। फिर और पता नहीं कौन कौन क्वेश्चन का लोगों ने क्लेम कर दिया, उसका भी आंसर चेंज कर दिया। सर जो वर्क फंक्शन का दिया था वो भी चेंज कर दिया। वर्क फंक्शन का जो वो +1 जिसका आंसर आ रहा था है ना, हाँ उसका भी जानते हो दोनों आंसर दे दिया, +1 भी दे दिया, -1 भी दे दिया। एक्चुअली जानते हो देखो बात ये ना कि मतलब हम लोग भी इस तरह से क्लेम कर देते हैं ना कि वो लोग उसको रिफ्यूट नहीं कर सकते हैं। मतलब हमने भी ऐसा एक्सप्लेनेशन करके दिए ना उसका +1 -1 का, कि वो उसको मतलब कभी भी गलत साबित नहीं कर सकते हैं। उसमें जो पॉइंट मिसिंग था उसी को रेज कर दो सिंपली, ठीक है। उसमें स्पीड के बारे में कुछ नहीं बताया गया था कि इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है, तो उसी को हमने मेंशन कर दिए थे कि यू हैव नॉट मेंशनड इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, तो हम इसलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उनको मानना पड़ा वो बात। तो +1 -1 दोनों आंसर दिया उसमें भी, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा था, कंसीडर बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n = 2 ऑर्बिट, है ना। n = 2 ऑर्बिट में हमें स्पीड निकालना है। देखो 10⁶ मीटर पर सेकंड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें देखो क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली एनर्जी से स्टार्ट करिए। एनर्जी इज इक्वल टू हम जानते हैं -13.6 होता है, ठीक है ना, और बाई n² और इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो हम जानते हैं फिर कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, क्योंकि देखो पूरा डिटेल में जाओगे ना तो हो सकता है ज्यादा चांस होगा मिस्टेक का। तो कुछ चीजें तो आपको पढ़कर जा रहे हो तो कुछ चीजें पता होगी ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमने पढ़ लिया, इसमें माइनस ऑफ एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी सॉरी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख दोगे ½ m और वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई करोगे तो 13.6 और बाई n² सेकेंड ऑर्बिट में बोला जा रहा है तो 2, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो ना, ध्यान रखोगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, ठीक है ना। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। ये इतना ये जूल में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब अब स्पीड जो निकलेगा ना वो SI यूनिट में मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा। तो 1/2 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10, ये सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो -31 और इंटू v² इज इक्वल टू 13.6 और बाई 4 और इंटू 1.6 और इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। इतना निकल गया। बस यहाँ से हमें कैलकुलेशन करना है। तो देखो यहाँ से 13 में से 19 माइनस करोगे ना तो बेसिकली कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, है ना। तो 10⁻12 हो गया। तो बस यहाँ से कैंसिलेशन करो, देखो ये 0.4, ठीक है ना, बस यही आ रहा है, ठीक है ना। तो इधर से मल्टीप्लाई कर दोगे 0.8 हो जाएगा। तो v² इज इक्वल टू देखो 13.6 और इंटू 0.8 और डिवाइडेड बाई 9.1, ठीक है, दिस इज 9.1 और इंटू 10⁻12 हो रहा है, ठीक है। तो बस यही आंसर है इसका, ठीक है। ये मल्टीप्लाई किया हम 0.8 हो गया, ठीक है। बस इस कैलकुलेटर अलाउड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। v इज इक्वल टू यहाँ से लिख देंगे √13.6 इंटू 0.8 और बाई 9.1 और इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। बस इसको आपको डिवाइड कर देना है, यू गेट द आंसर, ठीक है। तो देखिए जैसे अगर हमें ये याद है, ठीक है ना, ये चीज हम यूज कर रहे हैं तो बहुत
इजिली आंसर है। लेकिन अगर नहीं भी जानते हो ना, देखो सपोज आपको जानते हो, देखो एग्जाम में आप हमेशा जानते हो क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए ये आप क्वेश्चन somebody may ask you कि अगर सपोज करो कि आप नहीं जानते हैं ये फॉर्मूला, ठीक है ना, आपको देखो ये रिलेशन सपोज करो नहीं याद है, एग्जाम में जानते हो बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाता है, तो हो सकता है कि एग्जाम में आप, तो एग्जाम में क्वेश्चन की फ्रेमिंग हमेशा ऐसी होती है ना कि आप भूल भी जाते हो ना, तो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप रिकॉल कर सकते हो। देखो इसको रिकॉल करना बहुत आसान था। वॉइस नहीं आ रहा है, सर ब्रेक हो रहा है, बहुत ब्रेक हो रहा है। बहुत ब्रेक हो रही है बस। आज ही हो रही है सर ब्रेक तब होते हैं जब आप बहुत स्पीड से बोलने ब्रेक लगते नहीं हैं, होगा ना, इस वजह से। सर आप स्पीड को थोड़ा स्लो करिए, आप फास्टली बोल रहे हो तो ज्यादा ब्रेक हो रहा है। अच्छा यस सर। ठीक है, तो देखो हम ये कह रहे हैं कि अगर एग्जाम में जानते हो, मान लो आप ये सब कुछ भूल जाते हो ना, भूलना भी तो नहीं चाहिए, आप रिवीजन करके जाएंगे ना, रिवीजन करके जाएंगे तो कुछ चीजें तो याद रहेगी, तो इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। बट यू फॉरगेट, मान लो बिल्कुल भूल गए, तो आपको जानते हो इसका डेरिवेटिव, हाउ दिस थिंग्स वर डेराइव्ड। ओके, बताया गया था ना कि पहले आपको कूलॉम सॉरी बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन लगाना पड़ेगा, ये लगाना होगा MVR इक्वल टू NH क्रॉस, ठीक है ना, ये बोर का क्वांटाइजेशन कंडीशन फर्स्ट ये लग जाएगा। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स हमारा ये था ZE² अपॉन 4πε0r, ठीक है ना, देंगे इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे बेसिकली कितना था mv²/r है ना, mv²/r, ठीक है ना। देखो ये फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन v²/r हो जाता है, ठीक है ना, तो ये हमारा, ठीक है ना, तो ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इसको जानते हो सॉल्व करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जानते हो क्या करो आप, इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाई करोगे ना, तो नहीं यहाँ पे r² है, तो देखो क्या होगा कि यहाँ से आप क्या बोलते हैं ये एक r कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली ऐसा आ जाएगा रिजल्ट। देखो mv ऐसे लिख सकते हो आप, mv²/r, ठीक है, इज इक्वल टू दिस साइड यू आर गेटिंग ZE² अपॉन 4πε0, ठीक है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, एक r हमने कैंसिल कर दिया। हाँ अब आप देखिए क्या होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू, तो मल्टीप्लाई करोगे ना तो r और r कैंसिल हो जाएगा, v³ आ जाएगा डायरेक्टली, सो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ v डायरेक्टली फ्रॉम हियर। सर वो सेकंड इक्वेशन में आर होता है ना, mv²/r होगा किसमें, सेकंड इक्वेशन में अच्छा अच्छा यहाँ पे r² होता है ना, सॉरी हाँ अच्छा सॉरी हमसे गलती हो गया, ठीक है भाई। देखो ये ZE² 4πε0r² और यहाँ पे r होता है, ठीक है ना, तो ये चलो ठीक है भाई, ये हो गया बात, ठीक है, तो यहाँ से और आसान हो जाएगा, और चलो ठीक है, तो देखो यहाँ से कैंसिलेशन किए ना, तो ये ZE² अपॉन 4πε0 मतलब कूलॉम फोर्स है ये, 4πε0r² होता है ना, ठीक है, तो ये r कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखिए हमारा ये हो गया MVR, MV हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे एक r बच जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो इसको बस क्या करोगे, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, तो देखो मल्टीप्लाई करोगे ना तो r और r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे v² है mv²/r, तो यहाँ से एक इधर का v और एक इधर का v भी कैंसिल हो जाएगा, तो v डायरेक्ट निकल आएगा। तो आप नहीं भी जानते हो ना तो भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कैलकुलेट करना, ठीक है, बस दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से आंसर डायरेक्टली आ रहा है। ओके ठीक है, ओके तो देखो हम कुछ चीजें और बताते हैं हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड, ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड, ठीक है ना, देखो इसमें दो वर्ड्स यूज होते हैं, एक होता है क्या बोलते हैं एक्सिटेशन एनर्जी, ठीक है, और एक होता है आयनाइजेशन एनर्जी। दो चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है, तो इसका ध्यान रखोगे। एक्सिटेशन एनर्जी, तो एक्सिटेशन एनर्जी का मतलब हो गया बेसिकली एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, ठीक है ना, ये बेसिकली एक्सिटेशन एनर्जी है, दिस इज एक्सिटेशन एनर्जी। मतलब जैसे कभी ऐसा हो सकता है कि ये मान लीजिए एनर्जी लेवल है, ये इनिशियल एनर्जी लेवल है और ये फाइनल एनर्जी, ठीक है, ये फाइनल है, इसकी एनर्जी इनिशियल हो गई और ये फाइनल, ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रॉन को इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल तक एक्साइट किया गया, जंप, इलेक्ट्रॉन जो है ना एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप कर गया, ठीक है ना, तो बेसिकली ये जो डिफरेंस है इसी को हम लोग एक्सिटेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम तो कभी भी एक्सिटेशन एनर्जी निकालने के लिए बोला गया तो ये डिफरेंस ले लोगे, और देयर इज समथिंग कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है,
तो आयनाइजेशन एनर्जी जो जैसे बोला जाता है ना, तो देखो उसमें कभी कभी वर्ड यूज होता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, इस तरह से वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी जैसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोला जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि हम जो है ये लोवेस्ट आयनाइज, इसमें बोला जाता है फर्स्ट या फिर लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये हमें कैलकुलेट करना है ना, तो बेसिकली क्या करना होगा कि जैसे मान लीजिए सिस्टम हमारा ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है ना, तो हम हाइड्रोजन एटम की अगर बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन एटम बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, तो बेसिकली किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, ठीक है ना, या एक्साइटेड स्टेट में है तो कितनी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अच्छा, हाइड्रोजन एटम में बात कर रहे हैं ना, तो इसमें तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको जस्ट ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना, लेट अस रिमूव दिस। ओके, तो अभी हम डिस्कशन हाइड्रोजन एटम का कर रहे हैं, उसके बाद मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे आएंगे तो उसके बारे में फिर उसमें फिर फर्स्ट और सेकंड की बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो चलो ये डिस्कशन हाइड्रोजन एटम के लिए है, तो इसमें फर्स्ट वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, इसमें लेकिन ये हो सकता है कि आयनाइजेशन एनर्जी फॉर सपोज ग्राउंड स्टेट और आयनाइजेशन एनर्जी फॉर एक्साइटेड स्टेट, ये सभी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर आपको निकालना है ना, तो दिस विल बी जस्ट मॉड्यूलस ऑफ एनर्जी। ओके, जो भी जिस स्टेट में भी है ना, उस स्टेट की एनर्जी का जो मॉड्यूलस होगा ना, दैट विल बी कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, देखो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम इसका एनर्जी लेवल जब ड्रॉ कर रहे थे ना, तो ऐसा था इस तरह से, ठीक है ना, ये एनर्जी लेवल्स थे, उसके बाद गैप जो है ना कम होता गया था, ऊपर में आप देख रहे थे गैप रिड्यूस हो रहा था, ठीक है ना, इस तरह से इट वाज रिड्यूसिंग, ठीक है ना, तो इस तरह से गैप रिड्यूस हो रहा था। इज दैट ओके? तो अब आप देखिए यहाँ पे कभी अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है ना इस लेवल से डायरेक्टली यहाँ पे चला गया, ओके, तो यहाँ पे देखिए n इक्वल टू मान लो 1 था, और यहाँ पे सडनली n इक्वल टू जो है ना ये इन्फिनिटी हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, ये सारे बेसिकली कंटिन्यूअस हो गया, वहाँ पे जीरो हो जाता है एनर्जी, ठीक है ना, तो ये n इक्वल टू इन्फिनिटी में चला गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे एनर्जी जो है ना वो बेसिकली जीरो है, दिस इज एनर्जी जीरो एक्चुअली है, यहाँ पे एनर्जी जो है ना, एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, एनर्जी इज नेगेटिव। ओके, तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पे आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना, तो जैसे यहाँ पे भी एक्सटेंशन एनर्जी फाइनल जो है हमारा जीरो हो जा रहा है, ठीक है, और इनिशियल जो है वो जो भी नेगेटिव वैल्यू होगा था, और ये नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसीलिए हम जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी को सिंपली मॉडुलस ऑफ एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है, तो जिस स्टेट में भी इलेक्ट्रॉन है उस स्टेट के एनर्जी का मॉडुलस ले लेंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, अब देखिए ये जो लिखा जाएगा वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जाएगा, ठीक है ना, दिस विल बी रिटन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कभी कभी एक क्वेश्चन आता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल स्टैक लिखें, ठीक है ना, सपोज वी राइट वन एग्जांपल, सपोज बोला जाता है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इन ग्राउंड स्टेट, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट लिखोगे ना, तो इसका आंसर होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना, अगर इन ठीक है ना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर हम ये लिखते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो इसका आंसर जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी होता है ना वही हो जाएगा। कितना था एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, याद है ना, 13.6 और डिवाइड बाय n इक्वल टू 2 लिखना पड़ेगा उसमें, हाँ, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, तो इस तरह से लिख दोगे। तो अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कोई हाइड्रोजन एटम है, उसको आयनाइज करना है आपको, तो मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा, तो इलेक्ट्रॉन को बेसिकली n इक्वल टू 2 स्टेट से n इक्वल टू इन्फिनिटी स्टेट में आप ले जा रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए जो डिफरेंस इन एनर्जी होगा दैट विल बी 3.4, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मींस n इक्वल टू 2 ऑर्बिट है, तो n इक्वल टू 2 में एनर्जी था हमारा -3.4, तो अब इसका आयनाइजेशन जो एनर्जी होगा वो 3 माइनस ना होकर के प्लस हो जाएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें देखिए एक चीज पूछा जाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ध्यान रखेंगे, बेसिकली इसका मतलब ये होता है ना कि हम किसी हाइड्रोजन एटम के अक्रॉस कितना वोल्टेज अप्लाई करें कि हाइड्रोजन एटम जो है वो आयनाइज हो जाएंगे, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन डिटैच हो जाएगा, ठीक है ना, तो आयनाइजेशन का मतलब यही होता है ना कि इलेक्ट्रॉन को एटम से डिटैच कर देना, ठीक है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल मीन्स ऐसा हो गया कि जैसे मान लीजिए ये कोई चैम्बर है, ठीक है ना, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन गैस फिल कर दिया, अब यहाँ पे लगा दिया हमने 2 इलेक्ट्रोड्स, ये 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ठीक है ना, ये बैटरी ऐसे है, ठीक है ना, ओके,
तो अब देखिए ये जैसे मान लीजिए हमारा एनोड है, ये कैथोड हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। तो देखिए अब हम यहाँ पे कितना वोल्टेज अप्लाई करें, सो हाउ मच वोल्टेज मस्ट बी अप्लाइड सो दैट हाइड्रोजन गैस स्टार्ट्स गेटिंग आयनाइज्ड, ओके, या आयनाइज हो जाना चाहिए। तो उसी वोल्टेज को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालने के लिए जानते हो सिंपली क्या करना है, आयनाइजेशन एनर्जी तो लिखा जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बस उसमें से इलेक्ट्रॉन को हटा दोगे, ठीक है ना, तो ये वोल्ट बचेगा, ठीक है, वही आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल को बोल सकते हो बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी, दिस इज बेसिकली इसका डेफिनेशन यही है कि वोल्टेज, जैसे ये बीच में गैस फील्ड है ना, आप इसके क्रॉस वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो गैस जो है ना आयनाइज होने लगता है बिकॉज ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, ओके। तो कितना वोल्टेज अप्लाई करना चाहिए in order to ionize it, okay, that is called ionization potential, ठीक है ना। so this is called ionization, so this is ionization energy, ठीक है, और डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि इन ग्राउंड, ओके, फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसको शॉर्ट में आईपी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, देखो विल बी इक्वल टू 13.6 वोल्ट, ऐसे लिखोगे, ठीक है। उसी तरह से फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब ये शॉर्ट हैंड नोटेशन समझ जाओगे, फर्स्ट ES लिखा हुआ है ना, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, आयनाइजेशन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 3.4 वोल्ट, ठीक है। देखो ये सभी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट यू शुड नो द टर्मिनोलॉजी, ओके। अभी एग्जाम में आ गया तो ऐसा नहीं कि हम जानते ही नहीं है, दैट शुड नॉट हैपन। सर यस सर, हम लोग जब आयनाइजेशन एनर्जी अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं क्या हम लोग? काइनेटिक एनर्जी देखो क्या होता है, अब देखो भैया बोलते हैं ना कि थोड़ा सा आप लोग ये क्या करो ना, थोड़ा सा खुद भी सोचा करो ना, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन दिमाग में आया तो आंसर हमसे ही पूछते हो जल्दी से, ठीक है। कि अब ये बताओ, ईमानदारी से बताओगे, मतलब ऑनेस्टली, ठीक है, आपके माइंड में क्वेश्चन आया तो आपने आंसर इसका खुद पता करने की कोशिश किया? यस सर। हाँ, कब कब आया था ये माइंड में? मतलब हम लोग जब दोनों को सेम कर देंगे ना, हाफ ऑफ mv स्क्वायर इक्वल टू नहीं नहीं नहीं, देखो इसमें जो है ना, एक मिनट, देखो क्या होता है कि ये सब थोड़ा सा सोचना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। देखो एक बात बता रहे हैं, कभी आप लोगों ने ये सुना है, क्या बोलते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी इन ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन जब पढ़ते हो तो एस्केप वेलोसिटी कौन, तो अब जानते हो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान लो हम किसी पार्टिकल, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ सरफेस पे, फ्रॉम अर्थ सरफेस सपोज वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट विद स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी, सपोज like this, okay, तो इसके वेलोसिटी का डेफिनेशन ये देते हैं ना कि दिस इज द मिनिमम स्पीड दैट मस्ट बी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट सो दैट इट विल गो आउट ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, है ना, वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस हम लोग जनरली बोलते हैं कि इट इज एक्सटेंडिंग अप टू इन्फिनिटी इफ यू एज्यूम देयर इज नो अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ओके। तो मतलब theoretically speaking we say that escape velocity is the minimum speed that must be given to an object so that it goes out of Earth's gravitational field, that means it goes to infinity. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को escape velocity से थ्रो करोगे तो इंफिनिटी पे जब चला जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी? व्हाट इज द स्पीड एट इंफिनिटी, बताइए। डज एनीवन नो? 0। हाँ, 0 होता है, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी से थ्रो करते हो ना, इट गोज आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल स्पीड, मगर इंफिनिटी पे जाने पे उसका स्पीड 0 हो जाता है। तो वो जानते हो एक तरह से मिनिमम एस्केप वेलोसिटी जो है ना मिनिमम स्पीड है। अब मान लो किसी ऑब्जेक्ट को आप एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा स्पीड से थ्रो करते हो, इफ यू थ्रो सम ऑब्जेक्ट विथ स्पीड व्हिच इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ एस्केप वेलोसिटी, then what will happen, it will go out of Earth's gravitational field, and when it reaches infinity there it will have some speed, okay। तो इंफिनिटी में कुछ स्पीड रहेगा इस पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे कि इसके वेलोसिटी से थ्रो करने पे इंफिनिटी पे स्पीड 0 होता है, और अगर इसके वेलोसिटी से ज्यादा स्पीड से थ्रो कर दोगे ना तो भी इंफिनिटी पहुंचेगा और वहां पर जाकर उसका कुछ स्पीड रहेगा, ठीक है ना। अब जानते हो देखो क्या है कि इसमें देखो क्या हो रहा है, आप जैसे यहाँ पे अभी एनर्जी जो है ना समथिंग है, ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी जो है 0 है, ठीक है ना। तो हमने देखो क्या है कि बस इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए हमने एक मिनिमम एनर्जी सप्लाई कर दिया, ठीक है ना, मिनिमम एनर्जी सप्लाई किया यहाँ से यहाँ ले जाने में, ठीक है ना। तो बेसिकली ध्यान रखोगे अगर आप
एनर्जी जो सप्लाई कर रहे हो ना, दैट एनर्जी, जैसे इसमें हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी जो हम लिख रहे हैं, ये हम डायरेक्टली डेफिनेशन ये दिख दिया ना कि इट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दिस, ओके। लेकिन इसका डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए कि कोई बोलता है आपसे कि इन वर्ड्स आप बताइए कि व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? आयनाइजेशन एनर्जी इज बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज एन एटम, ओके। किसी एटम को आयनाइज करने के लिए, आयनाइज का मतलब यही होता है ना, यू वांट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ये तो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े हैं, क्लास 11 12 में पढ़े हो ना कि नहीं पढ़े हो, बताओ सभी लोग। यस सर। तो इसीलिए देखो, जो चीजें आप पढ़ चुके हो ना, तो वो बच्चों की तरह अब हम लाइन बाय लाइन लिखेंगे तो उससे क्या फायदा हो जाएगा, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए हम लिख नहीं रहे लाइन बाय लाइन, बट यू नो दैट दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज एन इलेक्ट्रॉन, ओके, सॉरी आयनाइज एन एटम। इट मींस बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ओके, फ्रॉम द एटम। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन इस लेवल एनर्जी लेवल में था, अब उसको रिमूव करने का मतलब है कि हम इससे एटम से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले गए, ठीक है। तो ऐसे यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस में ले जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा और या कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, उसी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और उसका वैल्यू यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एनर्जी ऑफ दिस स्टेट आ रहा है, ठीक है ना, जिस स्टेट में भी है उसी, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनल एनर्जी 0 हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो, ये भी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी है ना, वो मिनिमम है। इट इज सिमिलर टू एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का जो डेफिनेशन में मिनिमम बोलते हैं ना, वही मिनिमम है यहाँ पे। तो जानते हो क्या होगा जब आप इलेक्ट्रॉन को आयनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर एनर्जी एनर्जी दोगे ना, या आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी दोगे, तो वो इन्फिनिटी में चला जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एटम से डिटैच हो जाएगा और वहां पे जाने पे उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। बट इफ यू सप्लाई एनर्जी विच इज मोर देन आयनाइजेशन पोटेंशियल, ओके, और मोर देन आयनाइजेशन एनर्जी, देन एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रॉन विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अभी लेकिन ध्यान रखोगे, जब आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी सप्लाई करोगे ना, तो इन्फिनिटी में उसका स्पीड 0 होगा। इज दैट ओके? लेकिन इससे ज्यादा कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज क्वेश्चन ऐसा दिया सकता है कि एन इलेक्ट्रॉन इज इन ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम, ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। अब हम उसको एनर्जी दे देते हैं, तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी कितना होगा? ग्राउंड स्टेट में अभी लिखे ना कि 13.6 है। मान लो बोल दिया कि एनर्जी सप्लाई टू द हाइड्रोजन एटम इज सपोज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हो, तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा दे रहे हो आप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आयनाइज तो हो जाएगा, एटम आयनाइज हो जाएगा, ठीक है, मगर इन्फिनिटी में फिर इलेक्ट्रॉन विल हैव सम स्पीड, ओके। तो इन्फिनिटी पे जाकर स्पीड होगा, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द स्पीड, तो बस हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाकर निकाल लेंगे, वैसा कुछ नहीं हो सकता है। ऑलराइट सर, ये आयनाइजेशन एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो वन इलेक्ट्रॉन के अलावा और भी जैसे हायर इलेक्ट्रॉन मोर देन 1 के लिए भी वैलिड है? हाँ, वो सबके लिए वैलिड है। तो सर अगर दूसरे एटम में अगर हम ग्राउंड स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी दें, तो उससे हायर जितने भी स्टेट हैं वो सबसे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड स्टेट के हाँ, सबसे निकल जाएगा, सबसे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये ध्यान रखोगे, ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं वेवलेंथ, ठीक है ना। देखो, क्योंकि ये जानते हो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है ना। टर्मिनोलॉजी एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। वेवलेंथ इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे, 1 by lambda इज इक्वल टू क्या था? डू यू रिमेम्बर फॉर्मूला? R इंटू 1 by n फाइनल स्क्वायर माइनस 1 by n इनिशियल स्क्वायर। इसमें ध्यान रखोगे, कभी गलती से उल्टा भी लिख दोगे ना, तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये पॉजिटिव होगा। दिस टर्म हैज टू बी पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है। R को हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे R इक्वल टू कितना था फॉर्मूला याद है? 1.09 था शायद, है ना, 10⁷ पर मीटर, यही था ना? ठीक है। जानते हो, ये सब चीजें याद नहीं रखनी पड़ती है, लेकिन जानते हो क्या होता है, अगर आप याद रखते हो ना, तो कभी कभी आपको एडिशनल एडवांटेज मिलता है। जैसे अभी देखिए, हम लोग जो अभी इस बार IIT जैम का क्वेश्चन सॉल्व किए, हम यहाँ से स्टार्ट किए फॉर्मूले को, -13.6 और डिवाइड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ओके। ये फॉर्मूला उस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। उस क्वेश्चन में आप देखिए तो उसमें एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया हुआ था, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया हुआ था वहां पे। इसका मतलब है कि वो सोच रहे थे कि स्टूडेंट बिल्कुल एलिमेंट्री कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे हम बता रहे थे ना साइड में कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन आप अप्लाई करोगे एंड यू विल अप्लाई F = ma
and using those two you can get the speed. Okay, तो इसीलिए एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो कभी कभी जानते हो क्या होता है, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया होता है ना उसके अकॉर्डिंग अप्रोच करने से ज्यादा टाइम लग सकता है। तो इसीलिए कुछ चीजें आप याद रखते हो ना तो उससे ज्यादा जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखोगे थोड़ा। ठीक है, कई बार इससे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये चीज नहीं भी दिया हुआ हो एग्जाम में। ठीक है, ओके तो आप देखिए यहाँ पे, जैसे हम आपको देखो नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराएंगे। IIT जैम 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया हाइड्रोजन एटम से, उसमें अगर आप ये जानते हो ना तो बहुत जल्दी आंसर आएगा, अगर ये नहीं जानते हो तो आपको ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, ओके तो देखिए ये फॉर्मूला है, तो ये जो फॉर्मूला है ना वो हाइड्रोजन एटम के लिए है। अब अगर मान लीजिए कोई दूसरा केस है, मतलब वन इलेक्ट्रॉन का केस है, मतलब देयर इज सिंगल पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, मगर ऐसा केस मतलब हाइड्रोजन एटम है और ये इन्फिनिटली हेवी न्यूक्लियस। ठीक है ना, इन्फिनिटली हेवी न्यूक्लियस के लिए है। तो इसीलिए कभी कभी जानते हो आप देखोगे तो कुछ बुक्स में यहाँ पे R इन्फिनिटी लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे ऐसे करके R इन्फिनिटी लिखा हुआ हो सकता है। R इन्फिनिटी का मतलब है कि वी आर एज्यूमिंग न्यूक्लियस टू बी, R भी लिखा हुआ हो सकता है और इट में भी R इन्फिनिटी, इसका मतलब है न्यूक्लियस को हम इन्फिनिटली हेवी एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन एटम और ये हेवी न्यूक्लियस का केस है। लेकिन अगर वही इसको मॉडिफाई करोगे ना, मान लीजिए कोई दूसरा न्यूक्लियस है, ठीक है ना, अदर न्यूक्लियस का केस है, ठीक है ना, तो उस केस में फिर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देंगे R इन्फिनिटी टर्म रहेगा ही, और यहाँ पे फिर जो म्यू बाई ME का केस था ना वो लिखना होगा, और Z स्क्वायर जो एनर्जी के केस में जो मॉडिफिकेशन होता है वो लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, 1/n इन्फिनिटी का स्क्वायर और 1/ni का स्क्वायर। ठीक है ना, ये लिखना होगा, सॉरी n फाइनल, ये n फाइनल है ना, ठीक है, n फाइनल का स्क्वायर। इज दैट ओके? अब देखिए हम लोग वेवलेंथ का डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब ये हम अदर न्यूक्लियस के केस में बता दिए कि मतलब एक ऐसा होगा देयर इज सम अदर न्यूक्लियस, ओके, जो मतलब इन्फिनिटली हेवी नहीं है, ठीक है ना, तो उस केस में फिर आपको बताया गया कि म्यू हम लोग न्यूक्लियस का मास और जो पार्टिकल उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसके मास, दोनों को यूज करके रिड्यूस मास निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ऑलराइट, सो नाउ तो देखिए हम लोग अगर डिफरेंट वेवलेंथ पता करना चाहते हैं कि विच आर द डिफरेंट वेवलेंथ इमिटेड, तो इसके लिए हम लोग देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले कि ये दीज आर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ओके, ऊपर जैसे जैसे जाओगे ना गैप कम होता जाता है, ध्यान रखोगे, गैप रिड्यूसेस, समथिंग लाइक दिस। ओके, चलो ऐसे दिखा देते हैं, आप समझ जाओगे। ठीक है ना, तो देखिए ये जैसे मान लीजिए n इक्वल टू 1 लेवल है, दिस इज n इक्वल टू 2 लेवल, n इक्वल टू 3 लेवल, n इक्वल टू 4 लेवल, ठीक है, n इक्वल टू 5 लेवल। अच्छा देखो, हम हो सकता है आप लोग जानते होंगे इस बात को, मगर फिर भी हम आपको बता देते हैं। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हम बोलते हैं कि सपोज इलेक्ट्रॉन इस लेवल में है, या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस लेवल में है या इलेक्ट्रॉन इस लेवल में, तो कभी कभी स्टूडेंट ऐसा सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे जा रहा है, ठीक है ना, मतलब उसकी हाइट बढ़ रही है। तो आप ध्यान रखोगे इसमें हाइट बढ़ने की बात नहीं होती है, ठीक है ना, ये जानते हो उसी तरह का डायग्राम है, जैसे मान लीजिए कि कोई रिजल्ट निकलता है ना, तो जैसे ऊपर से स्टार्ट होता है रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। अब मान लीजिए रैंक 1 का स्टूडेंट का नाम टॉप में है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो मान लो स्कूल की बिल्डिंग पे चला गया, ठीक है, दैट डजंट हैपन। वो सभी तो एक ही क्लासरूम में रहेंगे ना, मान लीजिए क्लासरूम में टेस्ट हो रहा है तो ऑल आर इन द सेम प्लेस, ओके, सभी लोग इस सेम प्लेस में, बस उसका रैंक ज्यादा होने का मतलब मार्क्स ज्यादा हो गया। तो उसी तरह से मान लीजिए किसी सॉलिड में या किसी भी कंटेनर में अगर हम बोलते हैं ना किसी पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा है, तो है वो वहीं पे, मतलब उसका एनर्जी ज्यादा है, वो हो सकता है थोड़ा फास्टर मूव कर रहा होगा। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे ये हम कह रहे हैं ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लो है, तो इसका ये मतलब है बेसिकली कि वो हो सकता है कि थोड़ा स्लो मूव कर रहा है, इट इज मूविंग स्लो, ओके। और क्या बोलते हैं, अगर एनर्जी थोड़ा हाई हो गया तो इसका मतलब है कि वो तो इलेक्ट्रॉन उसमें थोड़ा फास्ट मूव कर रहा है, मगर है सभी हाइड्रोजन एटम के साथ ही अटैच, ओके। यहाँ पे कोई हाइट वगैरह मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस हालांकि थोड़ा चेंज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, सो डिस्टेंस इज स्लाइटली चेंजिंग। मगर अगर हम एक कंटेनर की बात करें ना, इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एटम फिल्ड इन ए कंटेनर, तो उसमें बेसिकली ऑल द पार्टिकल्स विल बी इन ए कंटेनर। कुछ उसमें से हाइड्रोजन एटम ऐसे हो सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में होगा, कुछ हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है, समझ रहे हो ना। अगर आप एक कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं, इफ collection of hydrogen atom, some of those hydrogen atoms may be in ground state, और उसी में से कुछ excited state में हो सकते हैं, ठीक है ना, कोई फर्स्ट excited state में हो सकता है, कोई सेकंड में हो सकता है, ठीक है।
ऑलराइट, तो अब देखिए जैसे आप सभी जानते हो बोर मॉडल का ये पोस्टुलेट भी है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन लेवल टू द अदर लेवल, तो फिर बेसिकली रेडिएशन इमिट होता है। तो इसमें देखो ये बताया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम जैसे मान लीजिए n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है, या n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में, या n इक्वल टू ठीक है ना 4 से n इक्वल टू 1 में, तो ये सारे जो है ना बेसिकली वन टाइप ऑफ रेडिएशन देते हैं, ठीक है ना। दिस ऑल गिव वन टाइप ऑफ रेडिएशन। ओके, यहाँ पे देखिए ये इस तरह से। तो अब देख रहे हो n इक्वल टू 2 to 1 मतलब फाइनल जो है ना, फाइनल जो है वो बेसिकली n इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। फाइनल जो है n इक्वल टू 1 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखोगे कि इफ n फाइनल इज इक्वल टू 1 है, ठीक है ना, फाइनल स्टेट जो है 1 आ गया, और n इनिशियल जो है ना वो कुछ भी हो सकता है, n इनिशियल 2 3 4 ठीक है ना, डॉट 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 अप टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में जो वेवलेंथ हमें मिलता है ना वो बेसिकली अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलता है। वी गेट दिस इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। ओके, और इसे हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लीमैन। मतलब एक वेवलेंथ नहीं मिलेगा, अलग अलग वेवलेंथ मिलेगा, क्योंकि देखो फाइनल तो 1 हो गया, लेकिन इनिशियल को आप कभी 2 लिखोगे कभी 3 लिखोगे तो बहुत सारे वेवलेंथ मिलेंगे। ओके, और ये हमारा कहलाता है लीमैन सीरीज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लीमैन सीरीज, ठीक है ना। और इसका ये ध्यान रखोगे, इट इज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। ओके, कभी कभी जानते हो एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा मतलब स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन में वेवलेंथ लाई करेगा, तो ये अल्ट्रा वायलेट यूवी शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से अगर फाइनल स्टेट जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है ना डी एक्साइट होते हैं n इक्वल टू सपोज करो 3 से n इक्वल टू 2 में, ठीक है ना। तो यहाँ से इस तरह से देखिए n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 में आ रहे हैं, ठीक है ना, n इक्वल टू 4 से 2 में आ रहे हैं, ठीक है, n इक्वल टू 5 से 2 में आ रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से n इक्वल टू 6 से 2 में आ रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से अगर डी एक्साइट हो रहे हैं ये इस तरह से डी एक्साइट हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस एक्चुअली गिव्स यू ये जो यहाँ से ये जो सीरीज मिल रहा है। ओके, तो अगर ऐसा होता है देखो, इफ n फाइनल इज इक्वल टू 2 है और n इनिशियल जो है वो बेसिकली 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, तो लेमडा जो हमें मिलता है ना वो बेसिकली विजिबल रेंज में मिलता है। दिस इज इन विजिबल रेंज, ठीक है, और इसे हम लोग बोलते हैं बाल्मर सीरीज, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप जानते हैं बाल्मर सीरीज के बाद और भी सीरीज आते हैं। कौन कौन से सीरीज होते हैं इसके बाद बताइए? शन ब्रैकेट फंड फंड है ना, फिर हैम्फ्री है ना, एक और उसके बाद आता है, ठीक है। तो वो सब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो फ्रैंकली स्पीकिंग एग्जाम में इतना ज्यादा याद मेमोरी बेस्ड भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कुछ बेसिक आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपको ये 2 कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन बेटर होगा कि अदर्स भी आप याद रखें, ठीक है। तो चलो हम क्विकली लिख देते हैं। एन फाइनल अगर 3 होता है और वो सब बाकी जो है ना, तो आप जानते हो इसमें आपका कौन सा आता है, पॉस्चन सीरीज है ना, पॉस्चन सीरीज, ठीक है। और एन फाइनल विजिबल होता है ना सर? क्या है, लीमैन सीरीज, बाल्मर, पॉस्चन, ब्रैकेट है ना, फिर पी फंड है ना। क्या बोल रहे हो? पॉस्चन की रेंज सर अब जो भी है, ठीक है ना। एन फाइनल का एन फाइनल अगर 4 हो गया, क्या बोल रहे हो, हम समझे नहीं, तो ब्रैकेट हो जाता है, ठीक है ना। पॉस्चन भी सर विजिबल लैम्डा का रेंज पूछ रहे हाँ लेमडा बता रहे हैं, ठीक है ना। फिर एन फाइनल जो है ना अगर 5 हो गया, मतलब वो 5 में आ रहा है ना, तो इसका मतलब जंप कर रहा होगा स्टार्टिंग में 6 से, है ना, तो ये पी फंड ऐसा कुछ नाम होता है इसका, ठीक है ना। और एन फाइनल अगर 6 हो गया तो हैम्फ्री या कुछ नाम होता है इसका, ठीक है, देख लोगे आप लोग, ठीक है। ये जो नेम्स है ना, देखो ये सब उतना जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखो ये सब जो है ना, देखो ये विजिबल में होते हैं, ये सारे जो है ना IR में होते हैं। IR मीन्स इंफ्रारेड, ठीक है। तो बाल्मर सीरीज इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये विजिबल रेंज में लाई करता है, इसीलिए क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आता है ना वो बाल्मर सीरीज का क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे ये जो है ना आप सभी जानते हो कि इसे हम लोग जो है ना बाल्मर सीरीज वाले को जो है ना कुछ और नेमिंग भी की जाती है। जैसे मान लीजिए कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, जैसे इसमें आप देख रहे हो ना, एन फाइनल अगर 2 है, ठीक है ना,
और n इनिशियल अगर 3 है, फिर n इनिशियल 4 भी हो सकता है। तो कभी कभी क्वेश्चन जो है ना बाल्मर सीरीज में, ध्यान रखोगे बाल्मर सीरीज में जो है ना फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। अगर n फाइनल जैसे 2 है, ठीक है ना, और n इनिशियल हमारा 3 है, तो इसको जानते हो आप, देखोगे बुक्स में ये लिखा अल्फा। रहता है H अल्फा, है ना, इसको H अल्फा लाइन बोला जाता है, H अल्फा लाइन। तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना H अल्फा, तो आप समझ जाओगे कि ये है। कभी कभी ये वर्ड यूज हो जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। और n फाइनल अगर मान लो 2 है और n इनिशियल जो है ना बेसिकली 4 है, तो इसे H बीटा बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से अगर n इनिशियल 5 हो गया तो H गामा बोला जाता है। तो ये दो ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। समटाइम्स दिस में बी यूज, हालांकि इतना ज्यादा यूज मतलब ये तो मेमोरी बेस्ड हो गया ना। कभी कभी आ सकता है, कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं ना जिसमें इतना ध्यान नहीं दिया जाता है कि ये मेमोरी बेस्ड हो रहा है क्या हो रहा है। जैसे BHU का एग्जाम है, BHU के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो इस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे IIT जैम में जाते तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है, या नेट के पेपर में भी इस बात का ध्यान होता है, गेट में भी होता है कि ज्यादा मेमोरी बेस्ड बहुत ज्यादा ना बनाया जाए पेपर को। लेकिन कुछ जैसे C2 CET का एग्जाम होता है, BHU का एग्जाम होता है, इन सब में थोड़ा उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो कभी कभी मेमोरी बेस्ड भी आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखोगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये बेसिकली वेवलेंथ से रिलेटेड एक डिस्कशन हो गया, ठीक है। तो इसमें याद ये जरूर ये ध्यान रखना होगा आपको कि बाल्मर सीरीज विजिबल रेंज में लाई करता है, ठीक है। और ये इमिट तभी होता है व्हेन फाइनल इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर लेवल टू सेकंड एनर्जी लेवल, आप कह सकते हो, ठीक है ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वाले लेवल में जंप कर रहे हैं हायर लेवल से, ठीक है ना। तो ये बाल्मर सीरीज हो गया, दिस इज बाल्मर। तो विजिबल रेंज में लाई करने की वजह से बाल्मर सीरीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज लीमैन, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड डिस्कशन। तो कभी कभी जानते हो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, देखो कि सपोज क्वेश्चन आ गया कि हाइड्रोजन एटम में वेवलेंथ, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ इमिट हो रहा है इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन में। देखो क्वेश्चन कैसे मॉडिफाई हो सकता है आपको हम बता रहे हैं। देखो कभी क्वेश्चन आ गया कि n = 3 से n = 2 में जब ट्रांजिशन हुआ तो हाइड्रोजन एटम में ये पर्टिकुलर वेवलेंथ इमिट हुआ। तो आप बताइए कि किसी दूसरे एटम में ये जो हाइड्रोजनिक, या किसी दूसरे आयन में जो हाइड्रोजनिक आयन है उसमें क्या वेवलेंथ इमिट होगा। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखिए क्या करना होगा आपको इस फॉर्मूले पे फोकस करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। हम लोग अभी वेवलेंथ लिख रहे थे ना, यहाँ पे कहाँ था फॉर्मूला दिए। तो देखिए हाइड्रोजन एटम का केस में दे दिया गया यहाँ पे, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन एटम का फॉर्मूला वेवलेंथ दे दिया जाएगा, R∞ यहाँ पे भी। आप किसी दूसरे आयन के लिए बोला जाएगा तो उसमें न्यूक्लियस का चार्ज दिया हुआ रहेगा, वो आप पुट करोगे। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है वो दिया रहेगा, ये पुट करोगे। दोनों को डिवाइड करोगे क्योंकि ये तो कॉमन दिया हुआ रहेगा, ये डिवाइड करने से कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट द आंसर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। सो यू शुड कीप दिस इन माइंड, ओके। ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऑलराइट, सो दैट्स द डिस्कशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, देखिए सर 0 पॉइंट एनर्जी क्या है? 0 पॉइंट एनर्जी अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये एक बात देखो, हम बता रहे हैं आपको, ये जो इस तरह के क्वेश्चन जो पूछते हो ना कि सर 0 पॉइंट एनर्जी क्या है, ठीक है। अब बताओ कहाँ पे सुनाइए, वेयर डिड यू कम टू नो अबाउट इट? सर बुक में है। बुक में है, कब पढ़े? मान लो अभी से 1 घंटा पहले पढ़े होंगे, ठीक है ना। नहीं देखो, ये ध्यान रखो, आपको जानते हो खुद एक्सप्लोर करना है, हम तो बस एक, समझ रहे हो ना। सर देखा था सर, तो n वो = 0 में बाद में पढ़ोगे। पॉइंट एनर्जी जो है ना बाद में हम लोग आएगा। आइंस्टाइन ने ही कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था 0 पॉइंट एनर्जी का, पता है ना, ठीक है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे ना क्वांटम मैकेनिक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर वगैरह, तो वहां पे पढ़ेंगे 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है ना, ठीक है। ऑलराइट, तो बेसिकली जानते हो हाइड्रोजन एटम में भी आप कह सकते हो कि जो हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी है ना, समझ लो वो 0 पॉइंट एनर्जी है। जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होता है ना, उसको इन शॉर्ट ऐसे कह सकते हो, ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज कॉल्ड 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है ना। शॉर्ट में अभी हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट एनर्जी मे बी कैन बी regarded as ठीक है, रिगार्ड 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे
नेक्स्ट हम लोग देखो एक हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड एक बेसिक डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना, देखिए आप एक क्वेश्चन जानते हो आईआईटी जैम में पूछा गया था, बड़ा मतलब यूनिक क्वेश्चन था, ठीक है ना। मतलब जानते हो, मुझे भी उसको, हम आपको फ्रैंकली बता रहे हैं कि मुझे भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, ठीक है ना। मतलब आंसर, मतलब हम क्वेश्चन को देख करके नहीं कर सकते थे कि इसका ये आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पूरा स्पेक्ट्रम का मतलब उतना रेंज हमें याद नहीं था। जैसे आप स्पेक्ट्रम जब हम बात करते हैं ना, तो आप जानते हो ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो ऐसे करके आपने देखा होगा कि एक लाइन ऐसे बनता है, ठीक है ना। इधर आता है जैसे मान लो माइक्रोवेव, ठीक है ना, फिर रेडियो वेव, ये सब आता है, आपने पढ़ा होगा है ना, रेडियो वेव, ठीक है। फिर उसके बाद इधर मतलब आगे बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अल्ट्रा वायलेट आ जाता है, ठीक है ना, इधर विजिबल आ जाता है, विजिबल, ठीक है, विजिबल, अल्ट्रा, अल्ट्रा मतलब इधर अल्ट्रा वायलेट आ गया, ठीक है, विजिबल आ गया, फिर नहीं पहले इधर इंफ्रारेड आएगा, इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर गामा एक्सरे, फिर इधर आ जाएगा एक्सरे, ठीक है ना, फिर उधर गामा रे, है ना, इस तरह से आ जाता है गामा रे, ऐसे ही होता है ना। इज दिस ऑल राइट? ठीक है। Yes, sir. देखो माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, ये तो जानते हो, ये मतलब पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम तो मुझे भी याद नहीं रहता कभी, ठीक है ना। तो मतलब अब रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, ठीक है ना, तो ये मुझे भी नहीं पता है, ठीक है ना। तो एक बार जानते हो, देखो माइक्रो के बाद आएगा रेडियो। हाँ, जो भी है माइक्रो, ये माइक्रो के बाद इधर, अच्छा लेफ्ट में बोल रहे हो, लेफ्ट में आएगा, जहाँ भी आएगा, ठीक है। तो हम देखो, हम इस बात को तो हम बोल ही रहे हैं कि हमें याद नहीं है, ठीक है ना। तो जानते हो क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया आईआईटी जैम में कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन जो है ना जंप करता है n इक्वल टू 200 से n इक्वल टू बेसिकली 199 में, ठीक है ना। इससे जंप किया 200 से, किसमें, 199। तो क्वेश्चन पूछा गया कि जो एस्टिमेट होगा वो कौन से रेंज में जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ दिया गया, ठीक है। तो देखो ये जानते हो, मतलब ये तो कैलकुलेशन वाली बात हो गई कि इसको कैलकुलेशन करके आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जानते हो मतलब अब कौन से अब मान लो कैलकुलेशन आप कर लिए, वेवलेंथ निकल भी गया, ठीक है, अब आंसर ऐसा दिया हुआ है उसमें, माइक्रोवेव है, अल्ट्रा वायलेट है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। माइक्रोवेव है, अल्ट्रा वायलेट है, फिर रेडियो है, ठीक है ना। तो उसमें प्रिसाइजली जब पता होगा ना तभी आंसर कर सकोगे। तो मतलब हम बता रहे कैलकुलेशन तो कोई भी कर सकता है इसका, ठीक है ना, लेकिन उसमें स्पेक्ट्रम को याद रखना था, इसलिए हम बता रहे हैं कि मुझे भी याद नहीं था कि स्पेक्ट्रम रेडियो का एग्जैक्टली कितना आता है। तो वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था वो, ठीक है, दैट वाज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है। तो आप लोग एक बार कैलकुलेशन करके देखोगे, ठीक है ना। ये आई थिंक जैम 2020 का शायद क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज या इन विच region of spectrum does in which region of the spectrum does the wavelength emitted from, ठीक है, emitted from n इक्वल टू 200, मुझे याद नहीं है, 1 to 200 ट्रांजिशन ऐसे ही था शायद, ठीक है ना, 201 to 200 ट्रांजिशन लाई, ठीक है, ये क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे इन विच रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम डज द वेवलेंथ इमिटेड फ्रॉम n इक्वल टू 201 to n इक्वल टू 200 ट्रांजिशन लाई, ओके, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना, इन हाइड्रोजन एटम, ये क्वेश्चन था। तो हम तो ये निकाल सकते हैं ना, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वेवलेंथ तो हम ऐसे निकाल देंगे। देखो यहाँ पे r इंफिनिटी लिखा हुआ है और यहाँ पे 1/n फाइनल का स्क्वायर और -1/n इनिशियल का स्क्वायर, ये लिखा गया है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 1 बाई लेमडा और इसमें ये तो हमारा 1.09 इंटू 10⁻7 है, ठीक है, और ये 1/200 का होल स्क्वायर है और -1/201 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना, ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये रेंज कहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना। तो लेमडा देखो अगर निकालते हैं, एक बार करके देखते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, एलसीएम लोगे ना, 201 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 401, ठीक है ना, 401, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 200 होल स्क्वायर इंटू, ठीक है, 201 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1.09 इंटू 10⁻7 और इंटू
ठीक है ना, इंटू यहाँ पे 401 आ जाएगा। देखो जरा इतना आ रहा है सभी लोग। अब एक बार कैलकुलेट करके देखो, इसका 10⁻⁷ है, सॉरी 10⁻7 है ये, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 4 तो यहाँ पे आ गया, 7 से कैंसिल, तो 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जरा कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है, एक बार देखिए। लेमडा इक्वल टू 3.68 into 10⁻³ 3.68 इंटू 10⁻³ मीटर, है ना, मीटर में निकला ना, ठीक है। यस सर। हाँ, तो जानते हो ये इतना मीटर निकल रहा है, ठीक है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या बोलते हैं कौन से रेंज में है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो जानते हो देखो इसको एक तरीका है निकालना, पता करने का, थोड़ा सा हम मतलब गेस कर सकते हैं। देखो एक्चुअली क्या होगा, देखो इसको दूसरे तरीके से सोचते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी निकालो। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, आप जानते हो C बाय, ठीक है, C बाय लेमडा होता है, ऐसे ही होता है ना। तो देखो 3 इंटू 10⁸ और डिवाइड बाय, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे लेमडा की वैल्यू 3.68 और इंटू 10⁻⁻3, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब आप बताइए कि ये लगभग कितना आ रहा है, 1000 10⁻11 आ गया है ना, मतलब 10⁻5 मेगा हर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज के आसपास आया है ना। अच्छा, पता नहीं चल पा रहा है। अच्छा चलो ठीक है, हम एक बार तो स्पेक्ट्रम देख करके पता करेंगे। लेकिन यहाँ तो हम कैसे पता करना चाह रहे थे, हमें लग रहा था ना, जैसे मान लो आप ये देखते, कभी कभी आपने सुना होगा, जैसे कार में कहीं जा रहे हैं तो या रेडियो मिर्ची, ठीक है ना, या ठीक है ये सब आता है ना, कुछ FM जो आता है, ठीक है ना। तो आप हाँ, तो कितना आता है, 90 कुछ ऐसा होता है ना, 98.5 मेगा हर्ट्ज, ऐसे ही रहता है ना, 98.5 मेगाहर्ट्ज में चलते हैं 90 के, ठीक है। तो देखो मतलब ये जैसे ये सभी जो रेडियो मिर्ची वगैरह जो इसमें बताते हैं ना कि इतने मेगाहर्ट्ज पे ट्यून करिए आप, ठीक है ना। तो बेसिकली वही होता है कि वो सिग्नल को कितना फ्रीक्वेंसी पे सेंड कर रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी होती है ये, ठीक है ना। तो जनरली देखो वो मेगाहर्ट्ज में होता है, लेकिन यहाँ पे 100 का ऑर्डर में होता है जनरली, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर आ जा रहा है, ठीक है, इट इज गोइंग मच बियॉन्ड। तो वो रेडियो वेव होते हैं जनरली, ठीक है ना। लेकिन वो FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, और एक चलो कैलकुलेशन में शायद गड़बड़ है। कैलकुलेशन गड़बड़ है, देखो जरा। देखो तभी तो हमें लग रहा है कुछ। एक मिनट, कहाँ पे गड़बड़ हुआ, देखो ये 200 और ये 201 हो गया हमने। हाँ बोलो सर। 201 से 200 में जाएगा तो एनर्जी की आपको बहुत कम होती है, तो उस हिसाब से बहुत ही कम एनर्जी रेडिएट होनी चाहिए, तो उस हिसाब से बहुत सर ज्यादा 0.3 आ रही है। एक मिनट रुको ना, वो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 201 से 200 में गया, ठीक है ना। तो ये एलसीएम लिए हम, तो बेसिकली यहाँ पे 200 - 401 हो गया, और इधर 200, यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक है। फिर उसके बाद ये कैलकुलेशन आपको सिर्फ चेक करना है। ये इतना आ रहा है क्या, सभी लोग बताइए जरा, आर यू ऑल गेटिंग? सर हमारा 0.3 आ रहा है। एक बार देखिए सभी लोग कितना आ रहा है। सर 0.36 आ रहा है सर। हाँ तो गलत बता दिया ना तुम लोग, देखो यही तो, इसीलिए तो फिर देखो लॉस कितना आ रहा है, 0.367 चलो 36 मान लेते हैं, ठीक है ना। इतना मीटर, तभी तो आंसर देखो हमारा गलत हो गया ना। तो यहाँ पे देखो ये मतलब 3 नहीं होगा, तो ये 3 नहीं होगा, तो ये मतलब, और ये 0.3 होगा, है ना, ऐसा यहाँ पे 0.3 होगा, 0.3, ठीक है ना। तो ये 10⁻³ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आप यहाँ से बेसिकली ये जो हमारा रिजल्ट निकलेगा, तो 3 नहीं है, तो यहाँ पे बेसिकली ये वाला फैक्टर नहीं है ना, दिस इज नॉट देयर, हाँ। तो कितना आया आप बताइए इसका आंसर। इसको डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, लगभग ये तो 10 आ गया, 10 मतलब 1000 के आसपास आ रहा है, 1000 मेगाहर्ट्ज आया ना, उतना लगभग। यस सर। तो अब देखो जानते हो लगभग वो उस रेंज में आ रहा है। देखो ये 98 है, थोड़ा इससे ज्यादा भी होता है, ठीक है ना। तो मतलब रेडियो वाले में देखते हो ना, मेगाहर्ट्ज में हम लोग जैसे रेडियो सुनते हैं ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है मेगाहर्ट्ज में होती है। तो जानते हो अब आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि अगर जैसे एग्जाम में आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना मेगाहर्ट्ज में अगर आपका आ रहा है, तो आप ये बता सकते हो कि वो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि रेडियो में जो हम लोग वेवलेंथ सुनते हैं ना, वो भी मेगाहर्ट्ज में होता है।
ठीक है, तो इस तरह से हम रिलेट करके बता सकते हैं कि हाँ ये रेडियो फ्रीक्वेंसी है। इज दैट ओके? ठीक है, तो ये इसका बेसिकली एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, तो दिस वाज आस्क्ड इन आईआईटी जैम 2000 आई थिंक 20 और कभी एक पूछा गया था। ठीक है, वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम पूछ दिया गया था कि कौन से रेंज में लाई कर रहा है। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन जानते हो, एक और किसी एग्जाम में हमने देखा है, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है ना, कि फॉर, ये देखो एक क्वेश्चन था, फॉर रिडबर्ग एटम, ठीक है ना, फॉर रिडबर्ग एटम, ठीक है, लैम्डा डिपेंड्स ऑन एन एज, लैम्डा जो है एन पे किस तरह से डिपेंड करता है। ठीक है ना, एन इज बेसिकली क्वांटम नंबर। ठीक है ना, तो देखो हम आपको बता रहे हैं कि रिडबर्ग एटम जो है ना एक वर्ड है जो यूज होता है, ठीक है ना, जनरली डिस्कशन में। ठीक है, तो रिडबर्ग एटम ध्यान रखेंगे कि सॉल्यूशन देखो हम बता दे रहे हैं। ठीक है ना, सॉल्यूशन, रिडबर्ग एटम जो होते हैं ना, एटम्स आर हाईली एक्साइटेड एटम्स। ठीक है, जो हाईली एक्साइटेड एटम्स होते हैं, ओके, दोज एटम्स फॉर विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स बोथ आर हाईली एक्साइटेड, ओके, उसे हम लोग रिडबर्ग एटम कहते हैं। दोज आर कॉल्ड रिडबर्ग एटम। सो हाईली रिडबर्ग एटम्स आर हाईली एक्साइटेड एटम्स। ओके, ये वर्ड ध्यान रखोगे, ये एग्जाम में यूज हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखिए 1/λ लिख रहे हैं ना, 1/λ इज बेसिकली यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, इज इक्वल टू आर, और यहाँ पे 1/n फाइनल और माइनस n स्क्वायर माइनस n इनिशियल का स्क्वायर है। ठीक है ना, ये इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, तो हम मान लीजिए अभी कंसीडर, मान लो n फाइनल जो है ना, n फाइनल को हम मान लो लिख देते हैं n-1 और n इनिशियल को हमने लिख दिया सपोज करो n। ठीक है ना, इस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि दोनों देखो इसमें हाईली एक्साइटेड एटम्स होते हैं, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों एक्साइटेड, हाईली एक्साइटेड स्टेट होते हैं। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल हायर लेवल से ग्राउंड स्टेट में आ जा रहा है, वो कंसिडरेशन नहीं होता है इसमें। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या होगा कि अगर हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना, इफ यू सी 1/λ इज इक्वल टू आर, और यहाँ पे मान लो n-1 का होल स्क्वायर है और -1/n का स्क्वायर। ठीक है ना, तो 1/λ इज इक्वल टू आर, और यहाँ से आप देखिए एलसीएम लोगे ना तो यहाँ पे n आ जाएगा। ठीक है, और बेसिकली कैसा आएगा, a + b a - b, तो 2n एक आएगा 2n-1। ठीक है ना, यहाँ पे यू गेट 2n-1। ठीक है ना, a + b में से a - b में से तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ओके, तो और डिवाइडेड में n-1 का होल स्क्वायर होगा और इंटू n स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ रहा है। तो अब आप देखिए इसमें n जो है ना लार्ज है, n बेसिकली लार्ज है इसमें। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, n के कंपैरिजन में 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो 1 को नेग्लेक्ट करोगे ना तो यहाँ से बेसिकली आ जाएगा n स्क्वायर n पावर 4। ठीक है ना, और यहाँ पे एक n, इसके कंपैरिजन में ये सब नेग्लेक्ट कर दोगे तो बेसिकली 1/λ जो है ना प्रोपोर्शनल टू 1/n³ हो जाएगा। ठीक है ना, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू n³ होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखोगे। तो रिडबर्ग एटम के लिए लैम्डा जो है ना प्रोपोर्शनल टू n³ आ जाता है। ठीक है, सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट समटाइम्स कैन बी आस्क्ड। ओके, तो ये हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड जो है ना हम आपको लगभग और कंप्लीट डिस्कशन बता दिए हैं, जो थियोरेटिकल डिस्कशन है। ठीक है, अब इसकी अंडरस्टैंडिंग जानते हो ज्यादा इंप्रूव तभी होगी इफ यू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। ओके, तो आपके असाइनमेंट में प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसको आप अटेम्प्ट करिए। ठीक है, जो नहीं होगा फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है सर, असाइनमेंट अपलोड कर दिया। अच्छा, अपलोड नहीं हुआ अभी तक? नो सर, एसटीआर के बाद से एक भी असाइनमेंट अपलोड नहीं हुआ। नहीं सर, आया नहीं अभी। अच्छा, नहीं आया, चलो हम करते हैं आज जो है ना अभी। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड शो करना। आप लोग 1 मिनट ऐसा करो, स्लाइड देखो, अभी हम करवा के आते हैं। जस्ट 1 मिनट रुको आप लोग। ठीक है ना, सर इसके पहले हो। इसके पहले हो ना, ये 1 मिनट आते हैं। ठीक है ना, बस 1 मिनट। नीचे
सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, यस आवाज सर आ अब रही है? आ गई सर। अब आती है। ठीक है, ओके ठीक है। तो अब देखिए क्या है, हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। हाइड्रोजन एटम का डिस्कशन कंप्लीट हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसका हम लोग एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे एक्सरे। एक्सरे जब आप पढ़ोगे ना, तो बेसिकली इस हाइड्रोजन एटम वगैरह में जो भी आपने पढ़ा है ना, वही यूज होगा वहां पे भी, ठीक है ना। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिकली देयर इज समथिंग कॉल्ड बोर सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन। अच्छा बिफोर, चलो ठीक है, बोर समरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल या क्वांटाइजेशन फॉर्मूला। ठीक है, ओके तो चलो एक बार रिमाइंड हम आपको कराते हैं। इफ आई आस्क यू कि प्लैंक को ये आइडिया कैसे आया, व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड दिस फॉर्मूला, E इक्वल टू NH न्यू, क्या था मोटिवेशन इसका? इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए, ग्राफ के लिए फॉर्मूला। हाँ मतलब दैट वाज द मोटिवेशन, बट इज देयर एनी लॉजिक बिहाइंड दिस फॉर्मूला? नहीं, फॉर्मूला था ना, उसको लाना था। नहीं वो तो लाना था, ठीक है, somehow he wanted to derive that formula, okay, but is there any logic for writing this formula? No logic है ना, there is no logic, okay, तो हाँ ध्यान रखेंगे, no logic है ना। So this was written in ad hoc manner actually, okay, लेकिन at least ये पता होना चाहिए कि किसकी एनर्जी है, it represents energy of which object, ऑसिलेटर्स है ना, ऑसिलेटर्स, हाँ ऑसिलेटर्स की एनर्जी है, ठीक है ना। अब अभी हम जानते हो, कल ऐसे देख रहे थे हम, आप लोग एक दिन हमसे पूछ रहे थे कि रेसनिक की बुक कैसी है, हाइजेनबर्ग रेसनिक की, है ना। हम देख रहे थे वो बुक हमारे पास है, तो उसमें जानते हो मतलब प्लैंक पॉस्टुलेट करके लिखा हुआ है, ओके, प्लैंक पॉस्टुलेट, और उसमें लिखा हुआ है कि प्लैंक हैड पॉस्टुलेट, पॉस्टुलेट मींस एक्चुअली असम्पशन होता है, तो उसमें लिखा हुआ था कि प्लैंक हैड पॉस्टुलेटेड दैट फॉर एवरी ऑसिलेटर एनर्जी विल बी रिटन लाइक दिस, ओके। तो आप ध्यान रखेंगे, दिस इज द एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर। हम बाद में बताया कि दिस वाज नॉट वेरी प्रिसाइज गेस, एक्चुअली बहुत प्रिसाइज गेस नहीं था। आपको बताया गया कि इन क्वांटम मैकेनिक्स वी विल लर्न दैट दिस फॉर्मूला गेट्स मॉडिफाइड एक्चुअली, है ना। इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर कितना का बताया था, याद है ना, प्लस हाफ का, है ना, ठीक है। तो ये एक गेस था, ठीक है, दिस वाज ए गेस, ठीक है, और बहुत करेक्ट गेस नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद बोर ने ये गेस कर दिया दूसरा कि इन हाइड्रोजन एटम, ओके, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर क्वांटाइज्ड इन some orbits and those are called stationary orbits, and those are so special orbits that electrons in those orbits do not radiate, okay. So that was the another quantization condition invoked, okay. हम ये कह सकते हैं ये quantization condition invoke किया गया, invoke मतलब समझ रहे हो, directly introduce किया गया without any logic again, okay, no logic, it was a guess, ओके मतलब इसको इंटेलिजेंट गेस कहते हैं। दिस इज नॉट जस्ट ए मतलब रैंडम गेस नहीं है, बस सोचा समझा हुआ गेस है, ठीक है ना, इंटेलिजेंट गेस इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बोर ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि बोर ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना, उसने इस कॉन्सेप्ट के थ्रू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट किया। तो हाइड्रोजन एटम का एनर्जी कैलकुलेट करके उसने एक assumption उसमें और ऐड कर दिया कि रेडिएशन विल बी इमिटेड ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन लेवल टू द अदर लेवल। यही बोला गया ना, वो हमेशा एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल में बोला गया था कि हमेशा रेडिएट करता ही रहेगा, ओके, ऑल टाइम इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट फॉर ऑल टाइम, ओके। इसमें बोर मॉडल में बोला गया कि रेडिएशन तभी होगा जब जंपिंग होगी, ट्रांजिशन होगा, ठीक है ना। So with this, you know, very important concept, Bohr was able to explain why hydrogen atom has only discrete wavelength. Okay, जैसे हम बताए ना, classically तो classical theory or classical physics tells us that hydrogen atom should emit all the wavelengths. Okay, but actually in experiment it is found that hydrogen atom emits only some discrete wavelengths. Okay,
तो कुछ डिस्क्रीट वेवलेंथ सिर्फ इमिट होते हैं, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों, व्हाई दिस हैपेंस, ओनली डिस्क्रीट वेवलेंथ्स आर इमिटेड। ओके, तो उसका एक्सप्लेनेशन बोर ने बता दिया, ठीक है। रेडिएशन इज इमिटेड ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ए ट्रांजिशन, ठीक है। बट स्टिल यू नो बोर थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन मेनी अदर ऑब्जर्वेशंस। ओके, जैसा कि हम आपको बताए थे इंट्रोडक्टरी क्लास में कि इफ यू प्लेस if you pass the radiation through a magnetic field, then each wavelength is split into multiple wavelengths actually, or each line splits into multiple lines. Okay, अगर जैसे मान लीजिए बाल्मर सीरीज का कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ है, जैसे मान लो हम ऐसे कह रहे हैं दिस इज H अल्फा लाइन, अभी हम बताए ना H अल्फा लाइन इज इमिटेड व्हेन ट्रांजिशन फ्रॉम n equal to 3 level to n equal to 2 level takes place। तो मान लीजिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना, इससे H अल्फा लाइन ये इमिट हुआ, तो ये एक सिंगल वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। नाउ यू पास दिस वेवलेंथ थ्रू ए मैग्नेट, ठीक है ना, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड से पास कराइए आप, ठीक है ना। और ठीक है, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड से हमने पास कराया, उसके बाद यहाँ पे हमने ग्रेटिंग रख दिया, ठीक है ना, ग्रेटिंग। तो जब ये ग्रेटिंग से पास करेगा ना, देन व्हाट हैपेंस इज दैट कि ये पाया जाता है कि दो वेवलेंथ में, ठीक है ना, इट विल स्प्लिट इनटू टू। मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो वेवलेंथ आपको दिखेगा, इधर भी दो वेवलेंथ दिखेगा। सो आफ्टर पासिंग थ्रू, ठीक है ना, पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, दिस हाइड्रोजन वेवलेंथ एक्चुअली स्प्लिट इनटू टू वेवलेंथ्स। इज दैट ओके? तो ये तो अब ऐसा क्यों होता है, इस चीज को क्या बोलते हैं, ये जो है बोर मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो देयर वर अदर ऑब्जर्वेशंस, ओके, व्हिच बोर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन। ओके, तो इसीलिए बोर मॉडल को मॉडिफाई करने की कोशिश की गई, ठीक है ना। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इन प्लैनेटरी मोशन वी नो दैट देयर आर सम ऑर्बिट्स व्हिच आर एलिप्टिकल। ओके, जैसे अर्थ का जो ऑर्बिट है वो वेरी क्लोज टू सर्कुलर ऑर्बिट है, बट देयर आर प्लैनेट्स, ओके, व्हिच मूव इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स आल्सो। ओके, उसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया कि सपोज इलेक्ट्रॉन डजंट मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, देन व्हाट विल हैपन। ओके, तो फिर हम क्वांटाइजेशन कंडीशन कैसे लगाएंगे, ठीक है। ये तो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए लगाया गया है, रिमेंबर दिस इज फॉर L इक्वल टू NH क्रॉस, दिस इज फॉर सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए है ये किसी अदर ऑर्बिट में अप्लाई नहीं होता है। ओके, तो फिर जानते हो मतलब लोग जैसे सोचने लगे कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होगा क्वांटाइजेशन कंडीशन, सर्कुलर में तो बोल दिया कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है, व्हाट अबाउट एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो फिर मतलब थिंक करके और मतलब कह सकते हो हिट एंड ट्रायल बाय डूइंग सम कैलकुलेशन, फाइनली एक और फॉर्मूला गेस किया गया, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड बोर समरफेल्ड क्वांटाइजेशन, ठीक है ना। तो बोर समरफेल्ड क्वांटाइजेशन फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, देखो PI और DQI, ठीक है, अलोंग क्लोज लूप, ठीक है, इज इक्वल टू, ये लूप कोई भी हो सकता है, इट कैन बी सर्कुलर, इलिप्टिकल, और ऐसा भी लूप हो सकता है, ऐसे करके ऐसे हो गया कोई लूप, ठीक है ना। सो इट कैन बी एनी काइंड ऑफ लूप। ओके, या मान लो स्ट्रेट लाइन में ही ऐसे गया फिर वापस इधर आ गया, तो इसको बोल सकते हो कि क्लोज लूप हो गया, बहुत ही नैरो लूप है ये, ठीक है ना। तो इसको हम किसी भी लूप में अप्लाई कर सकते हैं, और दिस इज रिटन एज N into H, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड बोर समरफेल्ड क्वांटाइजेशन फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यही है। तो इसमें PI जो लिखा गया है ना, PI इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, पहले QI लिखते हैं, ठीक है ना, दिस इज QI। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो QI नोटेशन यूज होता है वही नोटेशन ये भी है, ठीक है ना। दिस QI इज कॉल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। और दिस PI इज कॉल्ड जनरलाइज्ड मोमेंटम, ठीक है, इसे हम लोग जनरलाइज्ड मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। सो रिमेंबर इफ इसमें देखो हम ये बता देते हैं कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट QI की जगह अगर आप X लिखते हो, ठीक है ना, तो PI की जगह आपको PX लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सिमिलरली इफ, तो आप देखिए इफ आई आस्क यू व्हाट डज X रिप्रेजेंट, X क्या रिप्रेजेंट करता है, आप सभी जानते हो X मतलब पोजीशन डिफाइन करता है, बट X बेसिकली आप ऐसे भी बोल सकते हो ना, हाँ, X इज बेसिकली, अगर हम ज्योमेट्रिकली थिंक करते हैं, इफ वी थिंक इन टर्म्स ऑफ जियोमेट्री, तो आप क्या कहोगे, X इज बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम YZ प्लेन, कैन यू से दैट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम YZ प्लेन, ठीक है ना। हाँ, तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम YZ प्लेन, ओके।
दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन। ओके, तो ये डिस्टेंस है, मतलब इतना ज्यादा या ध्यान नहीं देना है, हम सिर्फ फोकस इस पे कर रहे हैं कि ये लीनियर, एक तरह का लीनियर डिस्टेंस है। तो इसीलिए ध्यान रखो कि कोऑर्डिनेट जब डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है ना, तो मोमेंटम जो है वो लीनियर मोमेंटम होता है। दिस इज लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहां से, अगर कभी ऐसा हुआ, इफ कोऑर्डिनेट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है ना वो एंगल हो गया, अगर दिस इज एंगल, तो फिर हमारा पी आई जो है ना वो पी थीटा हो जाता है, पी थीटा। तो ये देखिए यहाँ पे एंगल है, तो ये ध्यान रखोगे उस केस में पी थीटा जो है ना एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। दिस इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इट इज एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो ठीक है, तो इसीलिए हम बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन अगर हम लिखते हैं ना, तो देखो ऐसा बनेगा। इस केस में ऐसे लिख दोगे x और इंटू पी एक्स, सॉरी कैसा था लिखा हुआ, पी एक्स और इंटू डी एक्स ऑन क्लोज लूप इज इक्वल टू एन एच। और यहाँ पे लिखोगे, जैसे यहाँ पे ऐसा था ना पी आई डी क्यू आई, तो यहाँ पे x लिख दिए, यहाँ पी एक्स लिख दिए, ठीक है ना। इसमें लिखोगे इफ यू राइट हियर, ओके, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, पी थीटा एंड डी थीटा, ओके, इज इक्वल टू अलोंग क्लोज लूप इज इक्वल टू एन एच, ठीक है। तो यहां से देखिए आप, अगर इसी को सर्कल में अप्लाई करते हो, इफ यू अप्लाई दिस इन केस ऑफ सर्कल, देखिए ऐसा, इफ यू अप्लाई दिस इन केस ऑफ सर्कल, तो सर्कल में अगर कोई पार्टिकल देखिए कांस्टेंट स्पीड से अगर जा रहा है ना, तो उसका एंगल, अब हम बता चुके हैं ना आपको कि इफ थीटा इज एंगल देन पी थीटा इज एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम है। तो देखो यहाँ पे, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल with constant speed then its angular momentum remains constant, okay। तो p theta अगर constant है, देखो if p theta is constant in circle, okay, तो उस केस में देखिए क्या होगा कि p theta will be outside, you will be doing integration on theta only, that is equal to nh। इसमें ध्यान रखोगे राइट साइड में nh है, it is not nh cross, okay। तो यहां से देखिए p theta और into it will give you in circle, if you integrate you get 2 pi, that is equal to nh। So now here you see, you get here p theta is equal to n into h upon 2 pi, and h upon 2 pi is h cross. So you get here p theta is equal to n into h cross, ठीक है। So that's the formula. तो p theta is equal to n h cross, मतलब ये हो गया कि एंगुलर मोमेंटम is equal to nh cross। मतलब ये आप देखिए कि from here, from this Bohr-Sommerfeld quantization condition, we have obtained Bohr quantization condition. This is the Bohr quantization condition, okay। This is Bohr quantization condition, all right, ठीक है। तो ये हमारा तो हमने बेसिकली देखो ये आपको जनरल बताया है, ठीक है ना। दिस इज द बोर-समरफेल्ड क्वांटाइजेशन कंडीशन, जनरल फॉर्मूला है, ठीक है ना। ओके, अब आप देखिए एक कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इससे ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो बेसिकली हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो इससे कई कैलकुलेशन जो है ना बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है ना। और पर्टिकुलरली इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि हाउ एनर्जी एक्चुअली डिपेंड्स ऑन क्वांटम नंबर, वो बहुत इजीली यहाँ से कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। तो वो हम लोग को अभी नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, डिपेंडेंस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ एनर्जी ऑन क्वांटम नंबर, डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी ऑन क्वांटम नंबर। अभी आवाज कैसी आ रही है, मतलब इज इट ऑल राइट या कुछ अभी ब्रेक हो रहा है? यस सर, ठीक है। बीच में होती है, थोड़ा बहुत ठीक है सर। चलो, जब सर आप थोड़ा पेस बढ़ाते हो ना बोलने का, तब थोड़ा थोड़ा तो होता है, जब आप नॉर्मल बोलते हो नहीं होता है। सर थोड़ा बैक स्लाइड कर दीजिए। हो गया। तो देखो बोर सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन कंडीशन से बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑब्टेन हो गया है, समझ रहे हो ना। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एनएच क्रॉस आ गया है, h/2 पाई को हम लोग एनएच क्रॉस लिख दिए। इज दैट ओके? अब देखिए यहाँ पे डिपेंडेंस ऑफ, वी आर गोइंग टू डिस्कस डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी ऑन क्वांटम नंबर, ठीक है ना। एनर्जी का हम लोग क्वांटम नंबर पे डिपेंडेंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को याद है हम जब देखो हम सब कुछ देखो हम करा देंगे ना, तो वही हम बोलते हैं ना कि इफ आई डू एवरीथिंग यू विल नॉट लर्न, बेसिकली मतलब आपका जो है ना सब थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर तो सीख जाओगे, बट योर फिजिक्स विल नॉट बिकम स्ट्रॉन्ग, ओके। तो आप खुद कुछ चीजें करने की कोशिश करोगे। आपको हम देखो रिमाइंड करा रहे हैं सो दैट यू कैन रिलेट
the concepts and try to get the answer. Okay, आप लोग को याद है हम जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऐसे लिखा है 8 पाई h न्यू क्यूब और बाई c क्यूब और डिवाइडेड बाई e टू द पावर h न्यू और डिवाइडेड बाई kt और -1। फिर हम u डिफाइन किए, कैसे डिफाइन किए थे u, याद है? सॉरी ये u न्यू, यू न्यू होगा ना सर, न्यू आएगा वहां पे। हाँ न्यू लैम्डा इक्वल 0 टू इन्फिनिटी u न्यू और 0 टू इंफिनिटी। फिर इसके बाद यहाँ से हम प्रूव किए थे u प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 4। डू यू रिमेंबर दैट? यस सर। यस सर। कैसे प्रूव किया गया था ये याद है? यस सर। ठीक है, इफ यू नो दैट ओके। तो फिर देखो यहाँ से, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो जैसे हमारा ये है px dx इक्वल टू nh 0 टू इंफिनिटी, क्वालिटी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना, ये है। ठीक है, अब हम एनर्जी लिख रहे हैं, एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। दिस इज v ऑफ x इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो px निकालो यहाँ से, px इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से कितना आएगा, e माइनस v, ये वाला v इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2m रूट अंडर दिस, ठीक है ना। दिस इज बेसिकली तो अब देखो यहाँ पे इफ v इज इक्वल टू, सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है सम k और इनटू, मान लो कोई भी कांस्टेंट k है और x टू द पावर s ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना, दिस x टू द पावर s। तो px जो है ना हमारा, px इज इक्वल टू 2m और इनटू हियर यू गेट e माइनस k और x टू द पावर s हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है। नाउ so here we will put this potential energy into this formula, so you get here root under 2m and here you get e minus or k x to the power s, okay, and integration dx, ठीक है, closed loop integration is equal to n into h. Is it all right? अब आप बताइए यहाँ से, देखो यहाँ पे ये कैलकुलेशन करोगे ना तो यहाँ पे एनर्जी है और यहाँ पे n है, एनर्जी और n का डिपेंडेंस निकल जाएगा जैसा कि यहाँ पे था। एक मिनट देखो इधर से, इस फॉर्मूले इसको हम यहाँ पे पुट किए, देखो इधर u था और यहाँ पे अंदर में इंटीग्रेशन के अंदर में t था, मगर हम बिना कैलकुलेशन के, मतलब बिना इंटीग्रेशन किए हुए, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्ड कैलकुलेशन, we were able to derive a relation between energy and temperature. Okay, हम लोग इस बताइए इसको कंप्लीट इंटीग्रेशन तो नहीं किए थे ना, still we were able to derive this relation, है ना। तो इसी तरह से exactly in same manner without going into detailed evaluation of this integration, you should be able to derive a relation between n and h. तो जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे सीखे थे वही चीज यहाँ लगेगा, ठीक है। तो आप इसको प्रूव करके दिखाओगे हमें, ठीक है ना। सो फ्रॉम हियर शो दैट, ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, ये आपको करना है, शो दैट, ठीक है। यहाँ से आपको मिलेगा n, यहाँ पे n है ना, तो n जैसे यहाँ पे u था तो u प्रोपोर्शनल टू आ गया था, यहाँ से मिलेगा आपको n प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर n प्लस 2 और डिवाइडेड बाय, ठीक है, ऐसे ही कुछ आएगा, और 2n, सॉरी n प्लस 2 नहीं है, s प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 2s, ठीक है। मतलब अगर e निकालोगे ना तो e प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 2s और डिवाइड बाय s प्लस 2 आएगा। कुछ नेट के स्टूडेंट को ये फॉर्मूला पहले से पता होगा, पता है आपको? ये कुछ WKB में होता है, WKB में नहीं होता है, बहुत मतलब जानते हो, ये तो मिसकंसेप्शन ही है, समझ लो एक तरह से आप लोगों का, ठीक है। ये जो है ना हम जब भी पढ़ाते हैं ना ये, तो स्टूडेंट यही बोलते हैं कि WKB में आता है। आप देखो WKB अभी कब आएगा आप लोग का, अभी कम से कम समझ लो कि 20 क्लास के बाद आएगा, ठीक है ना, 20-25 क्लास के बाद। आज हम आपको बता रहे हैं तो WKB से कहाँ से आ गया, ठीक है। ये बोर समरफेल्ड क्वांटाइजेशन से ही आता है, समझ गया ना। WKB आपका आज समझ लो कि आधा खत्म हो गया, ठीक है ना। WKB में भी यही चीज पढ़ते हो आप, इसी तरह के इंटीग्रेशन पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो WKB में, बताइए। तो मेन जानते हो आपको हम बता रहे हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर समरफेल्ड क्वांटाइजेशन है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ओके, यू कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस ऑफ WKB मेथड आल्सो, ठीक है। तो ये चीज जानते हो, देखो ये अब हम देखो, हम जानते हो क्या किए, यहाँ के बाद हम डेरिवेशन नहीं किया ना, तो हो सकता है कि हम आपको गलत भी बता रहे हो, ठीक है, क्योंकि हम हमारे पास कुछ रिकॉर्ड में यहाँ पे नोट्स वगैरह नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो हम आपको बोल दिए कि यहाँ, क्योंकि हम देखो अगर कैलकुलेशन किए होते ना यहाँ से यहाँ, तो हम 100% करेक्ट बता रहे होते, लेकिन हम डायरेक्ट बताए ना तो हो सकता है गलत बता दिए, ठीक है। क्योंकि जब डायरेक्ट लिखा जाता है ना तो मिस्टेक का चांस होता है, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम सही बताएं गलत बताएं। एक मिनट देखिए सर, यही आ रहा है, यही आ रहा है।
तो आप लोग ये हमने लिखा ना शो दैट, ये आपको शो करना है। आप कैसे शो करना है, तो यहाँ पे जो सीखा ना, इसमें कैसे शो किया गया था, u प्रोपोर्शनल t पावर 4, जो यहाँ पे बताया गया उस चीज को यहाँ पे अप्लाई करोगे, एग्जैक्टली वही सेम कॉन्सेप्ट। ओके, तो फिर यहाँ पे शो हो पाएगा एग्जैक्टली, दोनों सेम मैथमेटिक्स है। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं। e का पावर 1/2 आ जाएगा, इधर से ये लगाएंगे तो x में आ जाएगा 1/s 1/2 1, ठीक है ठीक है ठीक है, यही आएगा यही आएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो ये जानते हो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेट एग्जाम में जानते हो इस फॉर्मूले पे 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं देखो नेट में, लेकिन ये ध्यान रखोगे दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेट टू द पावर s। ये जो है ना यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो एक बार हम चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड हो रहा है कि नहीं। तो चेक फॉर हाइड्रोजन एटम, अभी देखो चेक हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी का n पे डिपेंडेंस क्या था, व्हाट वाज डिपेंडेंस, n प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर -2 था, है ना। तो ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो देखो हाइड्रोजन एटम में पोटेंशियल एनर्जी जो आप लिख रहे थे ना, दैट वाज -ZE² और r, ऐसे लिखा हुआ था। तो मतलब ऐसे लिख सकते हो -ZE² और r टू द पावर -1। You can see here coordinate to the power -1 है, here coordinate to the power is s, तो s equal to basically -1 हो जाएगा। Oh sorry, s is -1. Okay, so let us put the values. Okay, so therefore we will get E proportional to, you can see here n to the power, ऐसे लिखा हुआ है ना, n to the power 2 into -1 और divided by 2 -1 हो जाएगा। 2 plus s है ना, तो 2 -1। तो यहाँ से देखिए ये 1 हो गया और ये -2, तो E प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो आ गया, तो वेरीफाई हो गया ना। हाइड्रोजन एटम में यही होता है, आप देखते हो E इक्वल टू 13.6 डिवाइड बाय n²। तो आप समझ सकते हो ये कितना पावरफुल फॉर्मूला है। आप हाइड्रोजन एटम में डेरिवेशन से पता चला, बट हियर यू आर एबल टू मेक ए गेस। ठीक है ना, तो यहाँ से पता चल जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप जानते हो किसी भी सिचुएशन में कम से कम गेस तो जरूर कर सकते हो इस फॉर्मूले से कि एनर्जी क्वांटम नंबर पे कैसे डिपेंड करता है। दिस इज बेसिकली डिपेंडेंस ऑफ, यहाँ से पता चल रहा है आपको, दिस गिव्स यू डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी ऑन क्वांटम नंबर। ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी ऑन क्वांटम नंबर है ये। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, तो ये एक तो मेनली जानते हो बोर समरफेल्ड क्वांटाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही मेन हमें बताना था। ठीक है सर। हाँ बताइए सर, यहाँ पे जो आपने px लिखा है, p थीटा करके भी हम लोग ये रिलेशन निकाल सकते हैं ना? p थीटा में भी निकाल सकते हो। ठीक है, उसमें थीटा में दिया हुआ रहेगा पोटेंशियल एनर्जी फिर। ठीक है, ओके। तो देखो इसमें एक एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं ये बोर समरफेल्ड क्वांटाइजेशन का। ठीक है ना, देखो एन एप्लीकेशन, तो ये अनदर, चलो ऐसे लिख दो, अनदर एप्लीकेशन। ठीक है, अनदर एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देखो कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल in infinite potential well। ठीक है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में अगर कोई पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी हम निकालना चाहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए इस साइड जो है ना पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी है, दिस साइड ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी इज इन्फिनिटी, हियर पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एंड इसके अंदर कोई पार्टिकल है सब, there is some particle inside it, is that okay? So since potential energy, इधर जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए पार्टिकल को, तो it cannot go to this side। okay, इधर हर जगह पे पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी है, this side also potential energy is infinity, तो इधर जाने के लिए पार्टिकल को इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए, पार्टिकल will not be able to go to that side। तो इसका लेंथ मान लो यहाँ से अंदर लेंथ जो है ना L है। ठीक है ना, ये कुछ भी है। ठीक है ना, ये मान लो A है। ठीक है, तो पार्टिकल बस यहाँ से 0 x इक्वल टू, मान लो ये 0 है, दिस इज x इक्वल टू a, so particle will go from x equal to 0 to a and then it will come back from a to 0। okay, that's what particle will do here। okay, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन लगाओगे ना, तो px dx along closed loop
इज इक्वल टू NH, ये लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से इसके अंदर जो है ना पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ओके। तो जब पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है ना, आप सभी जानते होंगे, इतना एटलीस्ट सभी को पता है कि Fx इज इक्वल टू होता है माइनस dV/dx। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हर जगह पे 0 है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन जो है ना, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दैट इज 0 एक्चुअली। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन 0 है यहाँ पे, तो 0 पुट करोगे तो फोर्स भी 0 निकलेगा। नाउ यू नो दैट इफ फोर्स इज 0, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये जो मोमेंटम है ना वो कांस्टेंट होगा यहाँ पे। इन दिस केस मोमेंटम इज कांस्टेंट बिकॉज व्हेन फोर्स इज 0 पार्टिकल डजंट एक्सेलरेट, ओके। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यही कहता है ना कि फोर्स इज 0 पार्टिकल्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। तो इस केस में देखो क्या होगा कि मोमेंटम कांस्टेंट है ना, तो इट विल कम आउटसाइड और dx इंटीग्रेशन करोगे ना 0 से a में बेसिकली a आ जाएगा, फिर वापस a to 0 करोगे तो उससे भी a आएगा, तो ये ट्वाइस हो जाएगा इज इक्वल टू NH, क्योंकि हमें क्लोज लूप में करना है ना इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे तो px, तो यहाँ से px हम निकालेंगे ना, तो px इज इक्वल टू n इंटू h अपॉन 2 इंटू a आ गया, दैट्स व्हाट वी गेट, ठीक है। तो ये हमारा px निकल गया। तो हम जानते हैं कि एनर्जी जो लिखा जाता है, एनर्जी इज इक्वल टू वो काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाता है, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए आप एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो px स्क्वायर अपॉन 2m, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिखा जा रहा है, तो एनर्जी इज इक्वल टू px स्क्वायर ये लिखोगे ना तो n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, ठीक है। यहाँ से देखिए ये 2 एक मतलब 2 स्क्वायर a स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक 2m पहले से भी है तो 2m, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि देखो ऊपर में पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, पाई स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो ये क्या होगा, h अपॉन ये ऐसे लिख सकते हो, ये जो h स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर लिखा गया है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो h अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। So this will become h bar square actually. h upon 2 pi will become h bar. So you will get here energy is equal to, देखो यहाँ से n स्क्वायर हो गया और पाई स्क्वायर तो हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड किए, ठीक है ना। तो ये 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर, दिस विल मेक यू, और ये h स्क्वायर मिलकर के h बार स्क्वायर हो जाएगा, तो n स्क्वायर और ये पाई स्क्वायर बच गया और यहाँ से h बार स्क्वायर बच गया और इधर से आ गया 2m और इंटू a स्क्वायर। ये एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला जानते हो श्रोडिंगर इक्वेशन से भी डिराइव होता है, ठीक है। वी गेट, ये ध्यान रखोगे, वी गेट सेम रिजल्ट फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। वी गेट सेम रिजल्ट फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन। तो इसीलिए जानते हो, देखो इसको कहा जा रहा है, अगर आपसे पूछा जाए ना कि बोर समरफेल्ड क्वांटाइजेशन का क्या मोटिवेशन है, मतलब क्या लॉजिक है उसको लिखने का, तो आंसर इज नो लॉजिक, बस वो एक तरह का गेस है। मतलब गेस भी किया जाता है तो हिट एंड ट्रायल से किया जाता है ना, तो उन लोगों ने ऐसा कोई फॉर्मूला जिससे मतलब बेस्ट रिजल्ट ऑब्टेन हो सके, ठीक है। सो दे मस्ट हैव थॉट अ लॉट, ओके, एंड दे केम अप विद द फॉर्मूला व्हिच गिव्स बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट, ओके। तो आप देख सकते हो कि इस फॉर्मूले को यूज करने से जो एनर्जी निकल रहा है ना, यही एनर्जी बाद में श्रोडिंगर इक्वेशन से भी निकलता है, विच इज वेरी एक्यूरेट एक्चुअली, ठीक है। तो बोर समरफेल्ड क्वांटाइजेशन से भी बहुत एक्यूरेट फॉर्मूला आ रहा है, लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता है ना कि गेस वर्क कब तक चलता रहेगा। अगर जानते हो ये जो गेस कर रहे हैं ना, इसके पीछे कोई बहुत ही सिस्टमेटिक लॉजिक होता, इफ देयर वाज सम सिस्टमेटिक लॉजिक, तो फिर हम इसी गेस वर्क को ही चलाते रहते, लेकिन कोई सिस्टमेटिक लॉजिक नहीं था ना, दैट्स व्हाई पीपल ऑलवेज थॉट अबाउट ऑफ ए बेटर थ्योरी, ओके। हमेशा लोग एक बेटर थ्योरी के बारे में सोचते रहे, ठीक है ना। तो एंड दैट फाइनली लेड टू formulation of quantum mechanics in terms of Schrodinger equation। हाँ बताइए सर, यहाँ पर सर आपने 2px लिखा है सर, ये 2 कहाँ से आ गया, समझ में नहीं आ रहा है। 2 बार लिखे ना, देखो इधर ये क्लोज लूप इंटीग्रेशन है ना, नहीं शुरू में यहाँ पे ना ये, हाँ तो इसमें ये क्लोज लूप है ना, क्लोज लूप में क्या होगा, एक बार इधर से इधर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक बार इधर से इधर करना होगा, समझ गया ना। तो उसी से 2 आ जाएगा, 2 बार कर रहे हैं ना इंटीग्रेशन। क्लोज लूप तभी बनेगा जब एक बार 0 से a जाओगे फिर a से 0 आओगे, तो इसलिए 2 आया, ठीक है ना। तो ये जानते हो बहुत एक्यूरेट आंसर दे रहा है, ठीक है ना, मगर फिर भी जानते हो इसको फिर भी श्रोडिंगर इक्वेशन की जरूरत इसीलिए पड़ी ना, क्योंकि लॉजिक बहुत स्ट्रांग नहीं था, कि मतलब हम बोर क्वांटाइजेशन फॉर्मूला का जो बिगिनिंग है उस पे ही क्वेश्चन मार्क है कि वो कहाँ से आ गया, ठीक है ना। तो वो एक गेस है, ठीक है। तो इसीलिए तो इस तरह का जानते हो जो गेस वर्क का जो मतलब अप्रोच था ना,
उसी को बोलते हैं ओल्ड क्वांटम थ्योरी। अगर मान लो कभी आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज ओल्ड क्वांटम थ्योरी एंड व्हाट इज मॉडर्न और न्यू क्वांटम थ्योरी, तो आप ध्यान रखोगे कि ऑल द डेरिवेशंस based on ad hoc quantization condition, okay, is actually called old quantum theory, ठीक है ना। so old quantum theory basically हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है ना। देखो all these discussion are called old quantum theory, ठीक है। इसे हम लोग ओल्ड क्वांटम थ्योरी कहते हैं, ठीक है ना। अब क्यों कहते हैं ओल्ड क्वांटम थ्योरी, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न क्वांटम थ्योरी हमारा बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन वाला थ्योरी है, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे बेसिकली ध्यान रखोगे कि सो ओल्ड क्वांटम थ्योरी इज बेस्ड ऑन एड हॉक क्वांटाइजेशन कंडीशंस। श्रोडिंगर इक्वेशन भी तो एक टाइप का एड हॉक असम्पशन क्या कह रहे हो, श्रोडिंगर इक्वेशन भी एक टाइप का एड हॉक असम्पशन नहीं होगा, क्योंकि उसका भी कुछ ऐसे मीनिंग तो है नहीं। देखो श्रोडिंगर इक्वेशन कोई एड हॉक क्वांटाइजेशन कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आप देखो उसमें कोई n को पहले ही इंट्रोड्यूस किया गया है क्या, कहीं पे देखते हो श्रोडिंगर इक्वेशन में n आता है, नहीं आता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि श्रोडिंगर इक्वेशन जानते हो उसको लॉजिक से लाया गया है, ऐसा नहीं कि बिना कोई लॉजिक आ गया। आपको पता है व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड श्रोडिंगर इक्वेशन? हम पढ़े थे कि उस श्रोडिंगर को ये सर रेसनिक का बुक में लिखा है। क्या लिखा है, क्या लिखा है? कुछ वेव इक्वेशन को करके आया था सर। अरे वो वेरिएशनल प्रिंसिपल से आया है, ठीक है, जो हाँ आप सर, उसका प्रॉपर क्लासिकल, प्रूफ नहीं है। नहीं प्रॉपर प्रूफ क्यों नहीं है, वो वेरिएशनल प्रिंसिपल से आया है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, जो आप क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हो, लैग्रांजेस इक्वेशन अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से आता है, वेयर डू यू गेट लैग्रांजेस इक्वेशन इन क्लासिकल मैकेनिक्स? वेरिएशनल प्रिंसिपल, वेरिएशनल प्रिंसिपल आता है, तो सेम वेरिएशनल प्रिंसिपल, हाँ वही जो है ना वेरिएशनल प्रिंसिपल जो लैग्रांजेस इक्वेशन आपको देता है क्लासिकल मैकेनिक्स में, सेम वेरिएशनल प्रिंसिपल गिव्स यू क्वांटम श्रोडिंगर इक्वेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स, ओके। तो वेरिएशनल प्रिंसिपल से आ जाता है वो, ठीक है। बस आपको एक्शन को प्रॉपर वे में लिखना पड़ता है वहां पे, ठीक है। तो समझ रहे ना, वो वेरिएशनल प्रिंसिपल से आता है, ऐसा नहीं कोई एडहॉक थ्योरी नहीं है, दैट इज वेरी सिस्टमेटिक एक्चुअली, ठीक है। तो लॉजिक है ना वहाँ पे, वही लॉजिक है जो मैकेनिक्स में यूज कर रहे हो, वही लॉजिक आप क्वांटम में यूज कर दिए, तो सिस्टमेटिक हो गया ना वो। मतलब आप समझ रहे हो, देखो नेचर में एक प्रिंसिपल है जिससे सारे प्रिंसिपल डिराइव हो सकते हैं। आप लोग इसमें ऑप्टिक्स में जानते हो देयर इज समथिंग कॉल्ड फर्मा प्रिंसिपल, यस सर, लाइट ऑलवेज फॉलो, है ना। हाँ फॉर्मेट लिखते हैं बट इट इज कॉल्ड फर्मा प्रिंसिपल, ओके। सो रिमेंबर फर्मा प्रिंसिपल इन ऑप्टिक्स, okay, Schrodinger equation in quantum mechanics, this Lagrange's equation in mechanics, okay, all these equations actually come from variational principle, तो इसीलिए variational principle ध्यान रखोगे, that is regarded as one of the strongest principle in theory of nature, okay। variational principle सबसे मतलब important माना जाता है theory of मतलब laws of nature से related, okay। सर इसमें वेरिएशनल प्रिंसिपल लगाने के उसका एक्शन लिखने के अब वेरिएशनल प्रिंसिपल आप डिस्कस मत करने लगो, ठीक है। वो हम आपको बस एक आइडिया दी ना, आप लोग कुछ बोल रहे थे कि वेरिएशनल वो भी एड हॉक है, तो इसीलिए अब वेरिएशनल प्रिंसिपल बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। सर आपने यूट्यूब पे एक बार बताया था कि S बराबर KLN ओमेगा भी एड हॉक असम्पशन ही है। S इक्वल टू के नहीं, देखो वो जो है ना, अब कहाँ से कहाँ तुम लोग चले जाते हो, तो उसकी बात वो है असम्पशन है, ठीक है। तो क्या करें हम, ठीक है। तो x इक्वल टू KLN ओमेगा मतलब गेस किया है उसने, मतलब लॉजिक से लिखा है। अब f इक्वल टू ma भी तो एक मतलब पॉस्टुलेट ही है, ठीक है ना। f इक्वल टू ma क्या है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, f इक्वल टू ma, ठीक है। मगर एक लॉजिक से लिख दिया गया है इसको, ठीक है। अब क्या है कि इससे ही सारे रिजल्ट आ रहे हैं ना, f इक्वल टू ma का भी कोई डेरिवेशन नहीं है ना, ठीक है। चलो ठीक है, तो अभी हम स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन आप लोग का अभी कवर हो गया है क्वांटम में, इसके क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करोगे। हम अभी असाइनमेंट अपलोड कर देते हैं, ठीक है सर। ये इस वीडियो का सर रिकॉर्डिंग जरा जल्दी से अपलोड कीजिएगा, मेरा नेटवर्क आज बहुत इशू था। यस सर, बहुत इशू हो रहा था आज। ठीक है करवाते हैं, ठीक है। अपडेट मांग रहा है सर ऐप, मैंने अपडेट किया तब ठीक हुआ मेरा। सर कल सुबह वेक्टर की क्लास होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन।
अच्छा, कल मॉर्निंग का क्लास थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है, पता नहीं अब, क्योंकि उतना मॉर्निंग में हम यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए पहुंच पाना, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली जो है ना डोर भी पता नहीं ओपन रहेगा कि नहीं रहेगा, ये मतलब ये कॉमर्शियल बिल्डिंग है ना, तो इसमें बाहर गेट बंद रहता है, ठीक है। तो देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हम अगर नेटवर्क नहीं आएगा तो मॉर्निंग क्लास नहीं भी हो सकती है, ठीक है। फिर हम वो, लेकिन जो नेट का क्लास हम लेते हैं ना वो ले लेंगे, ठीक है ना, अराउंड 9:30 के अराउंड को ले लेंगे। ओके ओके सर। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं ईएमटी का? हाँ बोलो। सर जैसे कि हमारा डाइवर्जेंट ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो और सर हमारा एक दूसरा जो पॉइसन इक्वेशन है डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0। पॉइसन इक्वेशन में 0 कहाँ होता है? माइनस रो बाय लाप्लास सॉरी लाप्लास सर लाप्लास। हाँ तो सर ये जो लाप्लास है सर वो तो हमारा कहीं पे भी जहाँ पर भी अगर हमारी चार्ज डेंसिटी 0 है वहाँ पे हम लिख देते हैं, बट इसको जैसे डेल स्क्वायर ई सॉरी डाइवर्जेंट ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट को इस तरीके से मतलब कहीं पे भी नहीं यूज कर सकते ना इसकी, तो सर जैसे गॉस की लिमिटेशन होती है उस तरीके से इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती होंगी ना? कोई लिमिटेशन नहीं है, उसको भी लिख दो ना, डेल डॉट इक्वल टू, देखो पॉइसन इक्वेशन ये होता है ना, डेल स्क्वायर v इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये डिफरेंशिएशन है ना, देखो डिफरेंशिएशन जो है ना एक पॉइंट पे किया जाता है, ठीक है ना, ये लोकल इक्वेशन होता है। तो जिस पॉइंट पे लिख रहे हो ना डेल स्क्वायर v जहाँ पे निकाल रहे हो उस पॉइंट पे अगर कोई चार्ज नहीं है तो इसको 0 लिख देते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से आप डेल डॉट ई लिख रहे हो, डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। तो अगर जिस पॉइंट पे लिख रहे हैं, मान लीजिए जिस पॉइंट पे भी लिख रहे हैं उस पॉइंट पे चार्ज नहीं है तो यहाँ पे वहाँ पे भी लिख देंगे डेल डॉट ई इक्वल टू 0। जैसे देखो हम एक एग्जांपल दे देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक चार्ज क्यू है, ये सभी लोग जानते होंगे चार्ज क्यू है, तो इससे r डिस्टेंस पे फील्ड कितना होता है? व्हाट इज द फील्ड? kq बाय r स्क्वायर। पोटेंशियल इसको वेक्टर में लिखते हो तो ऐसे r कैप लिख देते हैं, है ना। अब पोटेंशियल लिखते हो तो ये होता है kq बाई r, ये तो सभी क्लास 11-12 का कॉन्सेप्ट है ना। तो अब आप देखिए जैसे मान लो हम बोलते हैं कि चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, अब हम सपोज करो ये कोई पॉइंट है, हम इस पॉइंट पे पूछते हैं कि डेल स्क्वायर v कितना आया, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे कोई चार्ज है क्या? इज देयर एनी चार्ज हियर? चार्ज यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे चार्ज नहीं है, तो व्हाट इज चार्ज डेंसिटी हियर? 0। हाँ, तो इस पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी 0 है ना, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, डेल स्क्वायर v भी यहाँ पे 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि डेल स्क्वायर v माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट है, रो 0 होता है। इस पॉइंट पे जो है ना, इस पॉइंट पे आपका डेल डॉट ई भी निकालोगे ना वो भी 0 होगा, ये दोनों 0 होंगे, ये भी 0 ये भी 0, ठीक है ना। यही आंसर तो हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे इनफैक्ट जानते हो आपको हम बता रहे हैं क्लियर, ठीक है, जहाँ पे भी डेल स्क्वायर v 0 है ना वहाँ पे डेल डॉट ई भी 0 होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों रो से रिलेटेड है। कभी भी हाँ ये ध्यान रखोगे, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि डेल स्क्वायर v आपका नॉन 0 आ रहा है और डेल डॉट ई नॉन 0 हो रहा है, दैट विल नेवर हैपन। ओके ठीक है, चलो ठीक है, तो अभी स्टॉप करते हैं, ठीक है। थैंक यू सर।